मुंबई के ताज होटल में, इसके अलावा नरीमन पॉइंट पे, रेलवे स्टेशन पर और होटल ओबराय में हमला हो चुका है। कितनी देर बाद आपको पता पड़ा? वहाँ जब हमला हुआ तो करीब 9:30-10 बजे के आसपास का टाइम था। वो लोग पहुँचना शुरू हो गए। दिल्ली से सीधे बॉम्बे पहुंचे? नहीं, सीधे कहाँ जाने दिया, एयरपोर्ट पे खड़ा रखे हैं। अच्छा, कितने घंटे खड़े रहे एयरपोर्ट कई पर? सारी रात एयरपोर्ट पे ही रहे था। और जबकि बॉम्बे में तो इमरजेंसी थी। बॉम्बे में लोग मर रहे थे और जो ना गृह मंत्री यहाँ अपने टसन ले रहे थे। मन में तो इतना गुस्सा था कि दो गोलियां गृह मंत्री को टेक दे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये सारा हमला कांग्रेस का करवाया हुआ हमला था। अरे वहाँ लोग मर रहे हैं, रात भर गोलियां चल रही हैं, देश टीवी से नजर नहीं हट रही पूरा देश कि अब क्या होगा क्या होगा। पुलिस ने लड़ने से मना कर दिया, वहाँ की लोकल कमांडो ने लड़ने से मना कर दिया। मुझे तो 2 दिन पहले बेटा पैदा हुआ था, मैं तो घर छुट्टी जा रहा था। जब ये प्रक्रिया चल रही थी, देश का गृह मंत्री क्या चाह रहा था, क्योंकि वो हमले से इनका सरोकार था, ये मिले हुए थे, इनकी संपत्ति उन आतंकवादियों से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उसी समय आम चुनाव भी नज़दीक था। कुछ न कुछ तो है मामला, लोग मर रहे हैं, हाहाकार मच रही है टीवी में। देखो, हमारे पास कोई फ़ोन मोबाइल ऐसी चीज़ें तो होती नहीं थी। बोले भाई वहाँ कोई पता नहीं कितने आतंकवादी हैं, कितने वो हैं, टिकने नहीं दे रहे, कोई नक्शा नहीं हमारे पास। जैसे आप ताज होटल में उतरे तो उसके बाद आपने मंजर क्या देखा सबसे पहले, कि किस तरह का माहौल था? गोलियां चल रही थी? सबसे पहले तो जो ना देश के गृह मंत्री के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो देश का निकम्मा गृह मंत्री कुछ बोल नहीं पाया लोगों के सामने। बोला मैं उस मशीन के नीचे चला गया, घुस गया, और मेरे पास वो थी हनुमान चालीसा बोला, मैं पढ़ता रहा चुपचाप। वो मिलिटेंट दोबारा आए, नीचे से वापस आए वो, और दोबारा फिर जो मरे हुए लोग थे उनको भी गोलियां मारी, लात मारी, तुमने मस्जिद को तोड़ा, ये काफिर हो। बहुत बड़ी प्लानिंग करके हमला किया हुआ हमला था, नॉर्मल हमला तो था नहीं ये। अब जब वो लगातार जब हम चल रहे थे तो पाकिस्तान से एक कॉल आया, हम तो सीधे जाके बढ़ गए, उतर गए और ऑपरेशन शुरू हो गया। नीचे बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई भी कहीं से फायरिंग कर देता था। और उसने आतंकवादी ने ग्रेनेड मेरे ऊपर कर दिया। जैसे ग्रेनेड उसने मुझ पर फेंका तो मेरे पास में पोजीशन लेने की कोई जगह नहीं थी, तो मैं 2nd फ्लोर से ही अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद गया। और बाहर से एक पुलिस वाले ने टीयर गैस का गोला मार दिया खिड़की से, उसमें जहाँ गोलियाँ चल रही थी। अब टीयर गैस का मारने के बाद आँख से पानी, नाक से पानी, ठीक है, मुझे भी, उनको भी, आतंकवादियों को भी। अब जो वो फंसे रहे थे उन्होंने काफ़ी, वो भी कह रहे थे हमको माफ़ कर दो, हम अल्लाह ताला की कसम है हम नहीं करेंगे, ये कर। देखो, जान सबको प्यारी लगती है, और आतंकवादी अगर ये भाग के इधर आते हैं तो इस ग्रेनेड की पिन निकाल लूँगा, खुद भी जो ना शहीद हो जाऊँगा और इनको भी लेकर। टोटल कितने घंटे का ऑपरेशन था एनएसजी का? ये ऑपरेशन हम लगभग सुबह 5-6 के बीच में घुसे थे। दिन थोड़ा थोड़ा निकल रहा, झाल भोला सा था। उसको बिल्कुल जो ना आपने उसका देखा भी होगा, उसकी बॉडी ज़्यादा पब्लिक में आई भी नहीं थी, क्योंकि हमारे ऊपर तो ह्यूमन राइट के भी बड़े कानून हम पे लागू करते हैं ना। हमने तो सही माने में आतंकवादी हम लोगों ने मारे हैं, ऑन रिकॉर्ड मारे हैं, और ऑपरेशन को फतेह हमने किया है। आप लोगों की सैलरी भी रोक दी गई थी, पेंशन भी आपको नहीं मिली। क्या देशभक्तों का दर्द, एनएसजी के कमांडो मांग रहे हैं इंसाफ। ये मूवी 26/11 को लेकर भी कई डायरेक्टर्स ने बनाई, और उसमें देशभक्ति का जज्बा दिखाया जाता है। नहीं, वो जो मूवी बनाई है वो मूवी झूठ मूवी है। मैंने तो 1-2 को स्टे लेकर रुकवा दिया था। भगवान हम सब की रक्षा करते हैं, लेकिन कभी भी भगवान अपने वास्तविक रूप में आकर हमारी रक्षा नहीं करते। वो हमेशा किसी न किसी इंसान को अपना दूत बनाकर भेजते हैं, और फिर वही भगवान का दूत अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा करता है, और फिर बाद में वही दूत कहलाता है फरिश्ता। जी हाँ, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही फरिश्ते से कराने जा रहा हूँ जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर कई लोगों की जान बचाई, या सीधे शब्दों में कहे तो कई लोगों को उसने जीवन दान दिलाया। उस व्यक्ति का नाम है सुरेंद्र सिंह। जी हाँ, ये वही सुरेंद्र सिंह हैं जिन्होंने 26/11 हमले के दौरान मुंबई में ताज होटल से आतंकियों से लोहा लिया, आतंकियों को मौत के घाट उतारा और कई लोगों की जिंदगियां बचाई। उस मिशन का नाम था ऑपरेशन पराक्रम। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनकट विद अनुराग में। और सबसे पहले आपको जय हिंद। और मैं भी आपके उस पराक्रम को एक तरह से अप्रिशिएट करता हूं, सलाम करता हूं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, चाहे आपके सेना की बात हो, एनएसजी के और भी कमांडोज हों, मौका सबको मिलता है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन कर दे, जय जयकार तो उसी की होती है। और आज उसी जय जयकार के अधिकार
अधिकारी आप हैं। तो सबसे पहले तो सुरेंद्र जी आपसे बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। देखिए, ऊंचाइयाँ तो आपने अपनी जॉब के दौरान बहुत सारी देखी, लेकिन आपको याद है अपने बचपन के वो दिन जब आप बास्केटबॉल खेला करते थे, स्कूल में मौज मस्ती करते थे? क्या थे मस्ती के दिन, उनको मिस करते हैं आज भी? हाँ बिल्कुल याद आते हैं। उस समय जो गांव के अंदर तो बहुत ही जो है ना स्लो लाइफ है लोगों की भी, बस अपना काम काज करते हैं। आप लोग देखते हैं गांव में लोग जो है ना जो फ्री टाइम होता है तो गांव में उसको देसी भाषा में थाली टाइम बोलते हैं, तो उसमें ताश खेलते हैं, कोई और खेलते हैं। तो उसी कड़ी को लेकर जो युवा हैं वो तकरीबन जो है ना हमारे गांव के अंदर तो कोई बास्केटबॉल खेलता है, अच्छे ग्राउंड हैं। कुश्ती का बहुत शौक हमारे गांव के अंदर। हमारे गांव ने जो है ना ओलंपिक के से मेडल दिए हैं, गोल्ड मेडल दिए हैं। पूर्व टाइम में भी बहुत सारे खिलाड़ी रहे हैं। कबड्डी का बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ तो मैं बास्केटबॉल खेलता था, तो ज़्यादातर मैं स्कूल नेशनल खेला बास्केटबॉल में। और एजुकेशन में जो ना एक मैं एवरेज स्टूडेंट था, पर खेल के अंदर ज़्यादा वो था, तो खेल में आगे बढ़ते चले गए और खेल के माध्यम से जो फिर भारतीय सेना में जाने का मौका मिला। मैंने आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे पता लगा कि जो आपके दादाजी वो भी फौज में थे, आपके पिताजी फौज में थे, और फिर आपने भी सेना ज्वाइन की। तो क्या कोई प्रेशर था आपके ऊपर, या आपने अपने मन में ये सोच लिया था, ये लक्ष्य था आपका कि भाई मुझे भी जो मेरी पीढ़ी है वो सेना में थी, मुझे भी उसी में जाना है? कोई पैशन था आपका? नहीं, हमारे गांव के अंदर बहुत ज़्यादा शौक है। बच्चे जो है ना 8वीं 9वीं क्लास से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, फौज में जाना है, फौज में जाना है। और कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें हमारे गांव के आदमी ने हिस्सा नहीं लिया हो। चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हमारे गांव के लगभग 23 आदमी शहीद हुए थे, बहुत बड़ा महान हो रहा। लगभग 15 से 2000 आदमी पेंशनर है गांव के अंदर। बड़ा गांव है, 10,000 वोट पोल करता है गांव। और आसपास के अक्षेत्र के लोग भी, गांव के बच्चे भी जो वहीं खेलने के लिए आते। बड़े बड़े ग्राउंड है पुराने टाइम से ही। और अभी तो स्टेडियम के रूप में सब चीज़ हो गई है। कुश्ती अखाड़े हैं, बाहर के बच्चे रहते हैं वहीं, परमानेंट तैयारियां करते रहते हैं। तो एक माहौल सा। एक बार एक बड़े नेता को मैं उधर गांव के वहाँ ले गया, तो जो है ना मैंने कहा, स्कूल का दौरा था, तो स्कूल में मैं बोला देखना अभी मैं एक क्वेश्चन करूँगा, ठीक है? तो मैंने एक क्वेश्चन किया, भाई फौज में कौन जाना चाह रहे हैं? पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे तो अलग अलग हाथ खड़े कर रहे थे बच्चे, यहाँ जाना। पर जब फौज के लिए कहा तो पूरे बच्चों ने एक साथ उठा के एकदम आवाज़ मारी, चिल्ला के हम सब जाना चाहते हैं। तो मतलब अपने आप में ही एक ऐसा माहौल है, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि रोजगार के लिए तो हर आदमी, पुलिस में भी बहुत सारे लोग हैं, बाकी फोर्सों में भी हैं, टीचर्स भी हैं। पर फौज का एक अलग ही नौकरी कहते हैं ना, ये नौकरी फौज की जो है ना सवारी रेल की, बाकी तो जो है ना ऐसे ही है। तो जब आप सेना में भर्ती हुए थे, आपकी जो पहली पोस्टिंग थी वो जबलपुर में थी शायद। हाँ, जबलपुर। तो जब कोई भी व्यक्ति सेना ज्वाइन करता है तो कैसे उसको स्वागत होता है? जो सीनियर्स होते हैं उनके प्रति आदर होता है या कुछ खौफ भी होता है? क्योंकि आप लोग सिविल लाइन में लाइफ में जीते हैं, अचानक आप सेना में जाते हैं, तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ डिसिप्लिन है और यहाँ पर सिविलियन में कोई डिसिप्लिन नहीं होता। तो कैसे आप लोगों का स्वागत होता है? सीनियर्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं आपके साथ? एक तो जब जाते हैं तो बड़ा चाव होता है, क्योंकि एक जो आदमी के मन में जो भावना थी तो वो एक तो पूरी हुई। और दूसरा जो है वहाँ जाने के बाद में जो लोग हैं, सीनियर आदमी जो रहते हैं, जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं, वो सब जैसे अपने घर के बच्चों को ट्रीट करते हैं, समझाते हैं, उस तरीके से उस माहौल में ढालते हैं धीरे धीरे। क्योंकि शुरुआत में जाते हैं तो खाना भी अच्छा नहीं लगता। और जो है ना, मैं तो आपके चैनल में बता रहा हूँ, वो मुझे तो कई महीनों तक लगा लो, मुझे तो वहाँ जो रोटियां बनती थी तो वो जरा उनको बूर बहुत ज़्यादा लगता था, तो मुझे वो ऐसी अच्छी लगती ही नहीं थी। तो काफ़ी जो ना फिर चावल में खाता नहीं था बिल्कुल। तो बड़ा रहा। तो फिर एक उस्ताद था, उसने चावल खाना सिखाया, धीरे धीरे मोटिवेट करके थोड़े चावल भी खाओ। और रोटियों का उन्हें तरीका बदलो। अब मैंने बूर सा मुझे हाथ में लेते ही अच्छा लगता नहीं है। बोला इसको पूरी को दाल में भिगो ले, बूर तो खत्म हो जाएगा। और फिर इसको तो ऐसे करके वो घर की तरह ही करते हैं। जहाँ शक्ति की ज़रूरत होती है तो वहाँ शक्ति भी करते हैं, जहाँ डंडा मारने की आवश्यकता होती है वहाँ डंडा भी मारते हैं।
क्योंकि उनको पता है अगर यहाँ ये पसीना नहीं बहाएगा, यहाँ अगर किसी सिपाही से ऐसे निकल जाएगा तो इसको लड़ाई के मैदान में फिर खून बहाना पड़ेगा। इसने जो ना इसको वहां तो कोई आएगा नहीं, कोई और बचा फौज के बारे में तो कहा भी जाता है कि ट्रेनिंग में जो जितना पसीना बहा लेगा युद्ध के दौरान उसका खून कम बहेगा। बचा लेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये कहावत है, पसीना बहाओगे तो खून बचाओगे। तो वो उसी फॉर्मूले के तहत और वो धीरे धीरे करके स्टेप वाइज जो ना ट्रेनिंग का वो बढ़ता चला जाता है और फिर आदत पड़ जाती है। शुरुआती दौर में तो दिक्कत आती है, नींद की भी, सवेरे उठने की भी, और जो है ना भागने दौड़ने की भी बहुत सारे लोगों को। पर जो तकरीबन बच्चे हैं ना उस रेशियो में से निकले हुए होते, बहुत कम जो हैं जो थोड़ा सा तकलीफ आते। कई तो बहुत सारे तो ऐसे भी मैंने देखे, देखो हमें तो शौक था नहीं पहले भी ये बाल बोल बड़े रखने का। कई मैंने देखे वो आप की तरह बाल अच्छे स्टाइलदार ले रहे, तो वो शुरुआत में जब वो बाल काटते तो बड़े वो ऐसे काटते हो एकदम फौजी कटिंग जो है, तो बेचारे वो बाल वाले में रो रो के निकले वहां से, जब वो बार बार ना आके उनके बाल उड़ा दिए तो भैया बोला। तो पर वो सब मोटिवेट करते हैं। अच्छा, फौज के बारे में एक बात और कही जाती है सुरेंद्र भाई कि वहां पर जो गरीबों के बच्चे हैं वो ज्यादा फोर्स ज्वाइन करते हैं, अमीरों के बच्चे फोर्स कम ज्वाइन करते हैं। ये क्या आपने देखा कि जो ट्रेनिंग में आप लोगों के साथ थे, बाकी लोग जो आपके साथ भर्ती हुए थे वो मध्यम वर्गीय परिवार से थे, ज्यादा गरीब परिवार से थे, या कुछ बड़े परिवारों से भी लोग थे? नहीं देखो, तकरीबन कई कई पीढ़ियों से फौज में चल रहे हैं लोग, तो गरीबी अमीरी का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये तो फौज की एक नौकरी नहीं, वो एक जज्बा है, जुनून है वो फौज में जाने का। अगर मुझे फौज में जाना है, मुझे जुनून था। मुझे हरियाणा पुलिस भर्ती करी थी, मैं नेशनल खेला, मैंने मेडल लेके आए थे बास्केटबॉल का। तो बास्केटबॉल के उस समय भाई साहब खिलाड़ी होते नहीं थे। हमारा रोहतक जिला होता था बहुत बड़ा, रोहतक जिले में 3 जगह पक्के ग्राउंड थे बास्केटबॉल के। एक रोहतक शहर के अंदर था, एक कलोई गांव के अंदर बास्केटबॉल का पक्का ग्राउंड था, और एक हमारे गांव के अंदर पक्का सिमटेड ग्राउंड था। तो और खिलाड़ी तो मिलते ही नहीं थे, खेल के बहुत कम थे। तो वो एक जुनून, मैं उधर हरियाणा पुलिस के लिए वहाँ रहा कई महीनों में, वहाँ से वापस आ गया। वहाँ मेरे मामा का एक लड़का था, वो उसने वो हरियाणा पुलिस में रहा, और साथी थे मेरे साथ खेलने वाले मेरे से कमजोर, वो हरियाणा पुलिस में रहे। पर मुझे एक ऐसा मैं जुनून था कि भाई चलो नहीं फौज में जाना ही जाना है। तो दूसरा जो है ना, एक ऐसा बेस है कि जो है अमीर वाली, जो काफी अमीर लोग हैं उनके बच्चे भी जाते हैं, वो ऑफिसर में चला जाता है। भाई जवान जो कम पढ़ा है, जिसके पिताजी गरीबी में, वो बेचारा 10वीं क्लास से पहले ही सोचने लग जाता मुझे जॉब में जाना है। और जॉब कौन सी मैं इसमें तैयारी करता हूँ, क्योंकि फिजिकल के उस समय 60 पॉइंट होते थे, और 60 के 60 ये दौड़ के मैं ले लूंगा, और 40 बीम के ले लूंगा, 100 पॉइंट तो मेरे ये हो जाएंगे, और रिटर्न में जो है ना मैं पास मार्क ले लूंगा। अब जो ज्यादा साहूकार या वैसा बच्चा है तो वो रिटर्न में ज्यादा ले लेगा, तो फिजिकल में कम ले लेगा। तो इस तरीके से क्या है ना, ये एक जुनून है, ये तो जो है ना वहाँ तो। नहीं देखिए, बिल्कुल बात तो सही है कि सेना में पहुंचना तो एक जुनून है, वो चाहे बच्चा अमीर का हो या गरीब का हो, अगर उसमें जुनून है तो वो पहुंचेगा जरूर। लेकिन अक्सर देखने में आया कि जो शहरों के बच्चे हैं वो शुरू से ही फाइनेंस सिस्टम में लग जाते हैं कि भाई मेरी नौकरी कैसे लगेगी, कैसे पैसा कमाऊंगा। लेकिन जो गाँव का इलाका है वो वहाँ के बच्चों में ज़्यादा जज्बा होता है, चूँकि उनको लगता है कि भाई हमारे पास कुछ और विकल्प नहीं तो सेना में भर्ती हो जाओ। तो आपको लगा उस दौरान ऐसा कि भाई गांव के लोग ज्यादा होते हैं निचले स्तर पर? वो तो 99% गांव के ही लोग होते, ज्यादातर 1-2% 1% शहर के बच्चे जाते हैं, क्योंकि शहर के बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं। देखो शिक्षा, 2 तरह की शिक्षा है इस देश के अंदर, एक गरीब के लिए शिक्षा है, एक अमीर के लिए शिक्षा है, ठीक है। एक अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले को अच्छी तरह की शिक्षा है, एक जो है ना सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले को सरकारी स्कूल जैसा विचार है। और शहर के सरकारी स्कूल और गांव के सरकारी स्कूल में भी फर्क है, क्योंकि शहर के सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनको उनको एक वातावरण मिल रहा है, उनको एक दीन दुनिया का आगे का जानकारी मिल रही है। गांव में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको वो गांव तक ही सीमित है। कई सारे बच्चे तो ऐसे होते 10वीं क्लास तक शहर नहीं गए होते, मान ले कहीं मामा मुमा की कोई रिश्तेदारी के बीच में शहर नहीं आता तो वो शहर ही नहीं जाए होते हैं। और दूर दराज के एरिया है काफ़ी, जो बड़े शहरों से दूर हटके हैं, मान लो हिमाचल उत्तराखंड इस तरफ के, और जो राजस्थान के क्षेत्र के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं वहाँ पे जिनको नहीं जानकारी होती। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने रेल को ही नहीं देखा होता, बहुत सारे लोग वहाँ जाकर नई वहाँ मजाक होते हैं, बड़ी बड़ी कहानी आपस में रहते हैं। तो बहुत लोग हैं, पर जुनून उनके पास बराबर रहता है, उनके पास इतनी ट्रेनिंग देते हैं। अगर हमारी एजुकेशन कम रह जाती है और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सुरेंद्र जी, जो दर्शक इस वक्त हमारा और आपका ये शो देख रहे हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है
कि जो सेना में लोग भर्ती होते हैं, हर किसी में इस बात की चाह होती है कि उसको कम से कम देश के लिए कुछ कर गुजरने का उसको मौका मिले। और देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका कब मिलता है? या तो युद्ध हो या कुछ वॉर लाइक सिचुएशन हो जहाँ पर लोगों की जान बचाने की नौबत आए, वहाँ आपको मौका मिले। बहुत कम लोग होते हैं जिनको मौका मिलता है, लेकिन आपको तो भगवान ने बहुत मौके दिए। जो 26/11 मुंबई का हमला था उसमें आप एनएसजी कमांडो के रूप में गए। इसके अलावा करगिल की जो लड़ाई थी उसमें भी आपका आमना सामना पाकिस्तानी फौज से हुआ, आतंकवादियों से हुआ। इसके अलावा कांगो में भी आप गए थे, जो भारत सरकार ने भेजा था वहाँ पर शांति के लिए, और वहाँ पर भी आपके मिलिटेंट से आपका सामना हुआ। तो सुरेंद्र जी, सबसे पहले बात करते हैं 26/11 हमले की। 26/11 हमले के वक्त आप कहाँ पर मौजूद थे? आपको कितने घंटे बाद पता लगा कि मुंबई के ताज होटल में, इसके अलावा नरीमन पॉइंट पे, रेलवे स्टेशन पर और होटल ओबराय में हमला हो चुका है? कितनी देर बाद आपको पता पड़ा, और फिर कैसे पता चला कि भाई एनएसजी की वहाँ पर ज़रूरत है? वहाँ जब हमला हुआ तो करीब 9:30-10 बजे के आसपास का टाइम था, और हमारा जो अलर्ट स्क्वाड्रन होता है उसमें वो टीवी लगे रहते हैं, काफ़ी सब चैनल के चैनल चलते रहते हैं, तो ड्यूटी रहती है, बंदे देखते रहते हैं, तो तुरंत कुछ भी घटना घटती है तो वो तुरंत सूचना उसकी देते हैं। एनएसजी हेडक्वार्टर को भी सूचना उसकी देते हैं, सब जगह देते हैं। और हमारा एक स्क्वाड्रन अलर्ट स्क्वाड्रन रहता है, 3-3 महीने का टर्न चलता रहता है। हमारे 3 स्क्वाड्रन है, एक हेडक्वार्टर स्क्वाड्रन होता है, और 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप और 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप, ये दोनों जो है सही मायने में यही कमांडो है देश के अंदर। बाकी एनएसजी के अंदर 16,000 कमांडो लिखे हुए घूमते रहते हैं, उसमें इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो वो जो तो स्क्वाड्रन बताया आपने, और हाँ, एक ग्रुप 51 स्पेशल एक्शन विशेष कार्रवाई दस्ता, उसके अंदर 4 जो है ना स्क्वाड्रन होते हैं। तो एक तो हेडक्वार्टर होता है, 3 जो है ना अलर्ट स्क्वाड्रन होते हैं। तो उसमें से एक अलर्ट रहता है, 3-3 महीने का टर्न रहता है। उस 3 महीने के अंदर उनको ना किसी को छुट्टी मिलेगी, ना वो कहीं जाएंगे, और जब भी कॉल होगी 20 मिनट के अंदर वो मूवमेंट कर जाएंगे। गाड़ियों में सामान रहता है, बिल्कुल रेडी रहते हैं। तो वो बार बार रिहर्सल होती रहती है, चलता रहता है, वो ट्रेनिंग का हिस्सा है हमारा। जहाँ भी जाएंगे तो हमारा सामान साथ रहता है, तो वहीं से वो मूव कर जाएंगे, उसमें कोई वो नहीं है किसी तरीके की भी। तो जब ये हमला हुआ तो वहाँ सबसे पहले तो वहाँ पुलिस ने लड़ने की कोशिश की, तो पुलिस को उन्होंने, नहीं, आप उस वक्त अपने गुड़गांव हेडक्वार्टर मानेसर, तो आप लोग टीवी देख रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे हाँ, हमला हो टीवी शाम चुका का है, टाइम था ऐसे। तो आपकी समझ में उस वक्त आ चुका था कि एनएसजी की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर? जरूरत पड़ेगी, हमको ट्रेनिंग है उस चीज़ के लिए। जो जहाँ भी लोगों को होस्टेज बना रखा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जहाँ भी होते हैं, इस टाइप की घटनाएं होती है, तो इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी हमारी डिमांड हो सकती है। जो ना इंटरनेशनल लेवल के समझौते होते हैं, वहाँ भी जाना पड़ सकता है। जो छोटे मोटे देश हैं जिनके पास ऐसी फोर्सें नहीं है, उन देशों में भी जाना पड़ सकता है। अच्छा, मतलब ये बात आपकी समझ में आ जाती है कि भाई एनएसजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ऑपरेशंस होते हैं आपकी समझ में आ जाता है। लेकिन अपनी हिसाब से आप कॉल नहीं ले सकते, आपको भारत सरकार ही आपको कॉल करेगी तभी आप जाते हैं। हाँ, होम मिनिस्टर कॉल करेगा। होम मिनिस्टर कॉल करेगा। तो जब मुंबई का हमला हुआ तो कितने घंटे बाद आपकी यूनिट के पास कॉल आया? हमारे को करीब कॉल 12 बजे के आसपास, 11:30-12 बजे के। हमले के कितने घंटे बाद? हमले के कम से कम 2 घंटे के बाद। और जो कॉल आने के उस ड्यूरेशन में जो है ना, तैयारी था, अलर्ट तो तैयार तो हम रहते ही, उसमें तो कोई वो है नहीं, कभी भी वो दिन रात बजता रहता था हमारा तो। पर वहाँ जो जब किसी को टिकने नहीं दे रहे थे तो फिर तो हमको पता ही था जाना ही जाना हर हाल में। पर जो इतना काफ़ी वो डिले कॉल आया, नहीं तो इस सिचुएशन में, ऐसे हालात में तुरंत अलर्ट कर देना चाहिए था एनएसजी को उसी टाइम के ऊपर, क्योंकि एनएसजी को सिर्फ 20 मिनट का टाइम चाहिए। 20 मिनट के अंदर जो गेट है हमारा, गेट से बाहर गाड़ियाँ रोड के ऊपर आ जाती हैं। और अगर बाई हेलीकॉप्टर जाना है, बाई एयर जाना है, तो वहाँ से हेलीकॉप्टरों से वहीं से जाना था। हमारे पास वहीं हेलीपैड बने हुए हैं, वहीं हेलीकॉप्टर भी खड़े रहते हैं बहुतों बार। तो पर नहीं हो तो हेलीकॉप्टर। तो गुड़गांव से आप पहले चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से बॉम्बे गए ना, गुड़गांव से हम सीधा एयरपोर्ट पाए, नई दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पाए तो उसमें रूट लग जाता है, जैसे वीआईपी रूट लगता है, तो बाई रूट फटाफटा गाड़ियाँ आती सीधी, बीच की रुकावट पुलिस उसकी व्यवस्था कर लेती है। वहाँ आने के बाद में वहाँ हमने एयरफोर्स का जो जहाज था उसमें सामान वहाँ पे लोड करना शुरू हुआ। हमारे बॉक्स होते हैं, उन्हीं में हमारा सामान पैक होता है सब आदमी का, बाकी हम इंडिविजुअल अपने साथ कैरी करते हैं।
उसके बाद में देश के गृह मंत्री साहब पहुंच रहे हैं, वहाँ मैसेज मिल गया गृह मंत्री पहुंच रहे तो डीजी पहुंचेगा, उससे पहले और पहुंचेंगे जिनका उस लड़ाई से कोई सरोकार नहीं होता ना, वो लोग पहुंचना शुरू हो गए। दिल्ली से सीधे बॉम्बे पहुंचे? नहीं, सीधे कहाँ जाने दिया, एयरपोर्ट पे खड़ा रखे इन्होंने। अच्छा, कितने घंटे खड़े रहे एयरपोर्ट कई पर? सारी रात एयरपोर्ट पे ही रहे। अच्छा। हाँ, सर्दी में खड़े रहे, नवंबर का महीना था। और जबकि बॉम्बे में तो इमरजेंसी थी। बॉम्बे में लोग मर रहे थे और जो ना गृह मंत्री यहाँ अपने हम्म। टसन ले रहे थे। तो आपके उस समय चीफ कौन थे, कौन लीड कर रहे थे इस ऑपरेशन को, पराक्रम उस को? ऑपरेशन को तो लीड जो ना कर्नल सुनील सोरान कर रहे थे, ग्रुप कमांडर वही तो थे। आपकी मनोस्थिति क्या थी उस वक्त, क्योंकि आप लोग को मुंबई पहुंचना था और आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा था, गृह मंत्री को आना था, तो अंदर से किस तरह का गुबार निकल रहा था आपके दिलो दिमाग से? हमको बहुत गुस्सा आ रहा था गृह मंत्री को, जो ना अब मैं क्या बताऊं, जो है ना मन में तो इतना गुस्सा था कि दो गोलियां गृह मंत्री को टेक दे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये सारा हमला कांग्रेस का करवाया हुआ हमला था। और उसी तरीके से उसने डिले किया, वहाँ घंटों भरवा के भाषण देता रहा। मैं पूछना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, क्या एनएसजी के कमांडो जो इतने हाई मोटिवेटेड होते हैं, इतना जिनका एक जज्बा, जो आर्मी में जाता उसी में इतना जज्बा होता, और उसमें से फिर छटके लाखों आदमी में से छटके आप जो ना देश के 300-400 आदमी के बीच में रहते हैं, तो हमको क्या मोटिवेट करेगा? हमारे तो मंदिर के अंदर भी मोटिवेशन चलता है, हमारे मंदिरों के अंदर भजन नहीं चलते। एक बार एक पंडित जी जो है ना कुछ ऐसी बातें कहने लग गया, जो है ना राधा कृष्ण के बारे में बातें करने लग गया, और तो जो ना हमारा ग्रुप कमांडर एकदम चिल्ला का पड़ा। पंडित जी, नया पंडित जी आया था, उसको पता था नहीं हमारे धर्मगुरु होते हैं वो, तो उसने बोला, पंडित जी ये 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप का मंदिर है, यहाँ ये रासलीला सुनाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो महाभारत के श्लोक सुनाने हैं, यहाँ तो गीता को इस तरीके से पढ़ना है। तो पंडित जी वो बड़े बड़े मूछे माछे रखते हैं सब फौज में, आपने पता आप तो पंडित जी घबरा गया भैया, अब 2 दिन पहले पोस्टिंग आया। और तो इस टाइप का हर उसके ऊपर मुकाम पे ये बातें होती है, तो वो आके और वो अपनी बातें रखने लगा, रात भर डिले करते रहे। उसके बाद फिर वो गए, बोले हम वर्दी बदल के आ रहे हैं, कपड़े बदल के आ रहे, ड्रेस बदल के आएंगे। अरे वहाँ लोग मर रहे हैं, रात भर गोलियां चल रही हैं, देश टीवी से नजर नहीं हट रही है पूरा देश की, अब क्या होगा। पुलिस ने लड़ने से मना कर दिया, वहाँ की लोकल कमांडो ने लड़ने से मना कर दिया, मैरीन कमांडो को वहाँ से भगा दिया मार के आतंकवादियों ने, उनको होटल के अंदर नहीं घुसने दिया, वहाँ घुसते ही बाहर भगा, फौज को वहाँ नज़दीक नहीं लगने दिया। मेरी खुद की वहाँ पेरेंट यूनिट थी 2 कर्नेटर, वहाँ पर एक इन्फेंट्री की बटालियन रहती है। ये नॉर्मल जो कमांडो घूम से इनसे तो बहुत आगे, इन्फेंट्री का हर जवान बहुत एडवांस मतलब ट्रेनिंग पाया हुआ होता। उन्होंने खुद ने कहा कि हम होटल में नुकसान हो जाएगा, लोग मारे जा रहे हैं, आप फटाफट एनएसजी को बुलाओ किसी भी हालत में, हम जो है ना हम कंट्रोल जरूर कर लेंगे, हम तो डिफेंसिव लड़ाई लड़ते हैं, डिफेंसिव लड़ाई का काम नहीं है, क्योंकि पब्लिक फंसी है। अब भाई आदमी डिफेंसिव लड़ाई वाला तो अपने बचाव में गोली चलाएगा। तो बार बार कॉल होने के बाद भी वो यहाँ भाषण क्यों दे रहा था? भाषण उसने पहले हमको डिले किया, यहाँ पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी साहब यहाँ आए हुए थे, पहले उनको प्राइवेट चार्टर से पाकिस्तान भेजा गया। देश के निकम्मे गृह मंत्री के वार रूम के जितने लोग थे वो पाकिस्तान में गए हुए थे, वो ये नहीं बताना चाह रहा कि मेरे वार रूम के लोग पाकिस्तान गए हुए, और उनको एक ऐसे डेजर्ट एरिया में भेजा गया। अब उनके पास फोन भी नहीं था, ना उनके पास कोई टीवी था, ना उनको पता चल रहा था कि ऐसा हमला करा दिया पाकिस्तान ने, और ना ही कोई ऐसे न्यूज ना उनको, वो बंदे वहाँ फंसे खड़े थे। पर गृह मंत्री उस पर लीपापोती कर रहा था। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वैसा ही हमला 10 जगह देश में और हो जाता तो एक गृह मंत्री 10 जगह कैसे जाता, और वहां भी 6 जगह हमला हो रखा था जगह जगह। खैर सुरेंद्र जी, जब गृह मंत्री आपके पास आए मिलने, हाँ, तो आपसे क्या बात की उन्होंने? हमको यही बात करी, वो बात कुछ नहीं करी उन्होंने, वो क्या बात करेगा एनएसजी के बारे में, उसने जानना नहीं। हम अपने खड़े फालन करके खड़े कर दिए, मुर्गे बने खड़े झंड में, ठीक है। वो अफसरों के साथ इधर उधर चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, जवानों ये होगा वो होगा, सामान लेना, कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ कोई मतलब नहीं। अब भाई एक वो बस एक बार कह के भाई वहाँ चलना है, तैयार हो जवान हो, तैयार हैं, जब तो आए हैं एयरपोर्ट पे, तैयार नहीं होते तो वहीं से भाग जाते। मुझे तो 2 दिन पहले बेटा पैदा हुआ था, मैं तो घर छुट्टी जा रहा था, जाता जाता रास्ते से वापस आके वहाँ उसमें शामिल ये भी मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि जब आप ऑपरेशन पराक्रम में जा रहे थे तो आपका बच्चा छोटा था, पत्नी भी हॉस्पिटल में थी, किस तरह के इमोशंस थे? क्योंकि ऑपरेशन ऐसा था कि भाई हो सकता है कि उस ऑपरेशन से वापस ही ना लौटें, इस तरह के भाव मन में थे? बिल्कुल 100% ऐसे भाव मन में थे। ऐसा होता भी है
किसी को बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, बच्चा होता है महीना 2 महीना 1 महीना पहले और पिताजी कहीं न कहीं शहीद हो जाते हैं। कई सारे ऐसे भी होते हैं, पेट में बच्चा होता है, पिताजी शहीद हो जाते हैं, फिर मतलब ऐसी बहुत घटनाएं होती, तो उस विचार बहुत आते हैं, सब लोगों को विचार आते हैं जब वो किसी को टिकने ही नहीं दे रहे। कोई हम तो वो नहीं थे, हमारे पास तो बस ऊपर वाले की मेहरबानी की वजह से कोई हमें चार हाथ तो है नहीं, वो भी हमारी तरह हमारे से ज़्यादा ट्रेनिंग करके आए हुए थे, पर एक आत्मविश्वास था देश के लिए, जो ना कुछ मरने मिटने का जो जज्बा जो जुनून होता है ना, और हमेशा जो ना साहस की वजह, साहस से ही आदमी लड़ता है। अब वो हमको इधर गाइड करते, उसके बाद वो डैश बदल के आए, उसके बाद जो जहाज में चलना था, जिसमें लोड कर दिया सारी रात बक्से भर भर के, अम्मुनिशन सब चीजें, फिर बोले ये जहाज नहीं जाएगा, इस जहाज में खराबी है। दूसरा जहाज चंडीगढ़ से आएगा, एयरफोर्स का दूसरा जहाज चंडीगढ़ से आया, उस जहाज में फिर लोड करा, उस जहाज से फिर हम गए। इस ऑपरेशन के बाद मैं इस कड़ी में एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, उस ऑपरेशन के बाद देश में कानून बना, अगर जो भी जहाज रनवे के ऊपर खड़ा होगा, देश के ऊपर अगर कोई भी स्थिति ऐसी आएगी, किसी भी देश का जहाज हो चाहे वो, उसकी सवारियां उतार ली जाएंगी और एनएसजी कमांडो उस जहाज से जाएंगी। कानून उसके बाद बना जब इन चीजों का खुलासा हुआ। जब ये प्रक्रिया चल रही थी, देश का गृह मंत्री क्या चाह रहा था, क्योंकि वो हमले से इनका सरोकार था, ये मिले हुए थे, इनकी संपत्ति उन आतंकवादियों से जुड़ी हुई थी, ये चाह रहे थे कि दिन निकल आए, और दिन निकलने के बाद हम आतंकवादियों से बातचीत की टेबल पर जाएंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि उसी समय आम चुनाव भी नजदीक था। ये नवंबर में हमला हुआ था। आपकी समझ में आ रहा था ये सब, हमारी डिले समझ क्यों में आ रहा है? हाँ, अब ये हमें क्यों डिले कर रहे हैं भाई? हमें डिले करने का मतलब नहीं, जब जिस फोर्स को, जो फोर्स सोती भी जूते पहन के है, जो फोर्स हथियार लेके सोती है, जिस फोर्स को एक बार विसल बजती है, एक बार हुटर बजता है, 20 मिनट में तो सब रोड पर आ जाते हैं, गुड़गांव वाले रोड पर चढ़ जाती हैं गाड़ियां, और कोई रोक टोक नहीं होती, कभी भी रूट लगता है, सारी चीजें व्यवस्थाएं होती हैं, तो ये हमको क्यों खड़े कर रहा है? वहाँ हम गोली की रफ्तार से कॉल होने के बाद, पहली बात तो 2 घंटे बाद वहाँ कॉल हुआ है, और 2 घंटे बाद कॉल होने के बाद हम जब गोली की रफ्तार से 15 मिनट 20 मिनट में यहाँ पहुंच गए, तो ये हमको क्यों रात भर डिले कर रहा है? ये तो खुंदक थी, कुछ न कुछ तो है मामला, लोग मर रहे हैं, हाहाकार मच रही है टीवी में। देखो, हमारे पास कोई फोन मोबाइल ऐसी चीजें तो होती नहीं थी उस टाइम पे, पर मतलब अंदर अंदर जो है ना, ये मन के भाव थे। अब वो सारी घटना के बाद उसके मन में क्या था, कोई ये नहीं बता रहा था। ये अधिकारी भी ये बोले, भाई वहाँ कोई पता नहीं कितने आतंकवादी हैं, कितने वो हैं, किसी फोर्स को टिकने नहीं दे रहे, कोई नक्शा नहीं हमारे पास, आप लोगों ने जो करना है वो करना है, लोगों को बचाना है बस। कोई नक्शा भी नहीं दिया गया आपको ताज नहीं, होटल हमारे का? पास कोई नक्शा ऐसा कुछ नहीं था कोई। अच्छा, जब आप वहाँ बॉम्बे पहुंचे तो हेलीकॉप्टर के जरिए आप लोग ताज होटल में दाखिल हुए। उस वक्त कितने कमांडो थे आपके साथ? हमारे पास 20 कमांडो थे उसी हेलीकॉप्टर में? हाँ, एक में 20 आदमी की टीम होती है। अच्छा, लेकिन ये कैसे डिसाइड हुआ? जो मुझे पता चला है कि सबसे पहले जो ताज की छत पर उतरे वो एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह थे, तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि सबसे पहले आप ही उतरेंगे? नहीं, डिसाइड ये ऐसे होता है, उसमें सब कमांडो एक जैसे ही हैं, कोई 19-20 सबका रहता है। जैसे बहुत सारी ट्रेनिंग किया हुआ हूँ मैं खुद इंस्ट्रक्टर हूँ। जैसे वो नॉर्मल मेरे साथी जो कमांडो थे, वो तो नॉर्मल कमांडो थे, मैं तो उनका भी इंस्ट्रक्टर, मतलब एज ए मैंने सेक्शन कमांडर कोर्स क्वालिफाई किया हुआ हूँ, जो हमको ट्रेनिंग, कमांडो की ट्रेनिंग भी देने वाले मेरे जैसे ही थे। और स्नाइपर कोर्स, मतलब एक्सपीरियंस के आधार से जो ना, उसी से आत्मविश्वास बढ़ता, उसी से ज्ञान सारी चीजें। आपने खुद डिसाइड किया कि सबसे पहले आप हाँ, उतरेंगे? मैं नो प्रॉब्लम। और जो टीम लीड कर रहे थे उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया कि भाई कौन उतरेगा पहले? कोई रणनीति नहीं बनी? नहीं, कोई रणनीति। फिर मेरी हीट उतरी, मेरी हीट के साथ पूरी की पूरी टीम उतर जाती है। अच्छा, जैसे आप ताज होटल में उतरे तो उसके बाद आपने मंजर क्या देखा सबसे पहले, कि किस तरह का माहौल था? गोलियां चल रही थी, धमाकों की आवाज आ रही थी, कैसा माहौल था? सबसे पहले तो जो ना, देश के गृह मंत्री के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। वो ये सोच रहा था कि ये गाड़ी में बैठ के जाएंगे, फिर मैं इनको फालन करूंगा वहाँ, और फिर वहाँ बातचीत होगी, तब तक मैं कहूँगा फोन आ गया है और अब जो है ना ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, आतंकवादियों से बातचीत करी जाएगी। तो उसके साथ धोखा हुआ। वो अपनी गाड़ी में बैठ के और वो आगे आगे चला, और हम पीछे से हेलीकॉप्टर मोड़ के, जब वो वहाँ पहुँचा तब तक हमने जो ना 15 मिनट के अंदर जो ना 5 मिनट के अंदर तो ये लगा लो कि हमने नरीमन हाउस का ऑपरेशन खत्म कर दिया, और 15 से 20 मिनट के अंदर ओबराय होटल का खत्म कर दिया। दो आतंकवादी मारे, दो आतंकवादी वहां मारे, सब लोगों को वहां से जिंदा बचाया, और ओबराय होटल में 2 आतंकवादी मारे और वहां से लोगों को जिंदा बचाया। तो देश का निकम्मा गृह मंत्री कुछ बोल नहीं पाया लोगों के सामने,
क्योंकि जब एनएसजी गई ना, और उसके बाद जो लोगों की, देश की जनता के अंदर, आप तो पत्रकार हैं, आपने तो कवर किया, आपने तो देखा वहां पर वो मंजर, लोगों के आंखों में चमक। हम तो जब वहां एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां के लोग जो हमारी व्यवस्था में एयरपोर्ट के थे, उनकी आंखों में एक चमक थी, भाई अब आ गए, एनएसजी कमांडो आ गया, अब ये कर देंगे कुछ, ठीक है। और बाकी सब लोग तो नहीं गए हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर में तो हम जो ऑपरेशन करने वाली टीम थी, बाकी तो हमारे लोग बसों में गृह मंत्री के पीछे पीछे चल रहे थे ना। तो मैं तो ये मैं कहूंगा उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, वो पूरी रात जो कर रहा था। अब वो पहुंचा, तब तक वहां उनको उड़ा दिया हमने आतंकवादियों को, और ताज होटल का हमने ऑपरेशन शुरू हो गया। ताज होटल में जैसे ही उतरे, और इस बात को मैं एक और कहूंगा, जो उस समय पायलटों ने जो हेलीकॉप्टर उड़ाए ना, वो उनको भी मैं सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। इतना क्लोज जो ना हेलीकॉप्टर उड़ाना, बहुत बड़ा गुर्दा रखने वाला आदमी उड़ाता है, नहीं तो उसको पता है कि हेलीकॉप्टर में एक गोली भी मार देगा तो हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाएगा। तो उस हिम्मत के साथ जब उतरना था, तो उतरते समय भी हमारे साथी कवर कर रहे थे, और हम ट्रेनिंग के अंदर भी हेलीकॉप्टर के लटके रहते हैं, कभी आप देखना, और पूरा वो हेलीकॉप्टर हमको घुमाता रहता मानेसर के उधर से, और रस्से से ऐसे क्लिपिंग रहती है, और ऊपर से रस्से से लटकते हुए भी हम फायरिंग करते रहते हैं। तो वो एक पूरा हमारा पास सिस्टम होता है, मैं दबा रहा हूँ तो उतर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ तो वहीं रुक जाऊंगा, मेरे पास हथियार, अगर मैं टेंट मारता तो मैं भी गोली मारता उसको। और तो वो जब ड्रॉप करने के बाद में हमने जब ऑपरेशन किया, पहले हमने न्यूट्रन ताज को क्लियर करना शुरू किया। न्यूट्रन ताज में जब हमने क्लियर करा तो बहुत लोगों को हमने निकालना शुरू किया। बीच बीच में हमारे पास कॉल आ रही थी बाहर से, होटल के नंबर थे, वो बाहर अधिकारियों के पास थे, वो बता रहे थे कि इस रूम में से इनको निकालो, इनमें से इनको निकालो, इनमें से इनको निकालो। जब हम निकाल रहे थे तो फिर दूसरी टीम उनको लेके बाहर चली जाती थी। बड़ी टीम ऑपरेशन नहीं करती एनएसजी की, 20 बंदे होते हैं, 20 कमांडो की एक टीम होती है, 5 कमांडो की एक हीट होती है, 4 कमांडो 1 कमांडर। वो कमांडर है वो भी कमांडो ही है, पर जो सीनियर होगा उसको वो बीच में रहेगा, 2 आगे 2 पीछे। हमारे पास हथियार होते हैं, MP5 होती है, पिस्टल होता है, चाकू होता है, सब तरह के। अब वहां जब हम रेस्क्यू करे थे, तो मैं एक ऐसी घटना आपको बताऊंगा आपके चैनल में, जो आप कह रहे थे देवदूत बना के भगवान ही भेजता, जिसको बचाना उसको प्रभु बचाता, जिसके दिन लिखे उतने लिखे। एक बुजुर्ग को हमने रेस्क्यू किया वहां से। जब उसको हमने रेस्क्यू किया तो उसको हम ऊपर लेके, पहले हम निकाल के ऊपर ही लेके जा रहे थे सेफ जोन में, शुरुआती दौर में। उसने बताया वहाँ लाशें पड़ी थी ऊपर, न्यूट्रन के ऊपर, BCO के आसपास। उसने बताया हमको सबको ये आतंकवादी ऊपर निकाल के ले आए सबको, और हमको लाइन में खड़ा करके सबको ऐसे गोलियां मारी। जब गोलियां मारी तो मेरे से पहले वाले आदमी तक गोली लगी, मेरे तक उसकी खत्म हो गई गोली मैगजीन से। जब वो गिरे, अब शिवलिन आदमी को तो गोली आसपास चल जाता, वो फिल्मों में देखते तो वो भी गिर जाता, वैसे गिर दहशत से मर जाता है। हाँ, दहशत से। तो बोला मैं भी गिरा, मैंने देखा मुझे तो कुछ दर्द वर्द तो कुछ हो नहीं रहा है। अब वो मिलिटेंट नीचे चले गए, जब वो गोलियां मारे तो तुमने हमारी मस्जिद को तोड़ा, ये ऐसे गालियां दे के उन्होंने, और वो नीचे चले गए। मैं ऊपर, वो हवा फेंकने की मशीनें बड़ी बड़ी लगी हैं छतों के ऊपर होटल से, बोला मैं उस मशीन के नीचे चला गया, घुस गया, और मेरे पास वो थी हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा बोला मैं पढ़ता रहा चुपचाप अपने डक्ट के अंदर, जो एसी की हाँ डक्ट हाँ होती है उसके अंदर। वो मिलिटेंट दोबारा आए, नीचे से वापस आए वो, और दोबारा फिर जो मरे हुए लोग थे उनको भी गोलियां मारी, लात मारी, तुमने मस्जिद को तोड़ा, ये काफिर हो, वो काफिर हो, और वो चले गए। तो बोला मैं अगर यहीं पड़ा रहता, उन लाशों के साथ पड़ा रहता, तो भी मैं दोबारा में मर जाना था, और मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, वैसे भी बॉडी देख देख के मर जाना। मैं उसकी बात से इतना प्रभावित हुआ, उस दिन के बाद मैं खुद भी अपनी जेब में, अभी भी मेरी जेब में हनुमान चालीसा, मैं खुद भी हनुमान चालीसा रखने लगा। उस बंदे को रेस्क्यू किया, तो ऐसी ऐसी घटनाएं बताई, किसी बहनों को रेस्क्यू किया, बच्चों को पूरा दरवाजे तोड़ तोड़ के निकाल रहे थे, बहुत मुश्किल, लोग घबराए हुए थे इतने ज़्यादा। और जैसे जैसे जो घटना थी तो उसकी पहले सूचना हो रही थी आतंकवादियों को, जैसे मीडिया के माध्यम से। जो हमारे अधिकारी थे, गृह मंत्री था, वो सबसे पहले बता रहा, उधर वो फोन पे बता रहा, मैसेज दे रहा सेट पे, अब जाइए भाई 300 नंबर कमरे से निकालिए 500 से, तो वो पहले सूचना दे रहे हैं, अब वहाँ के राजदूत को निकालने जा रहे हैं, अब उसको निकालने जा रहे थे। वो टीवी पे चल रहा था, टीवी के साथ साथ रेडियो सेट पे ओपन बोल रहा है, उनके पास भी रेडियो सेट सिस्टम था, उनके स्लीपर सेल बोलते बहुत सारे, वो पब्लिक में भी लोग हो सकते हैं। तो हम जहाँ जा रहे थे, हम वहीं नुकसान खा रहे थे बहुतों बार। हाँ, उस वक्त मुझे याद है सुरेंद्र भाई कि हम लोग भी उसकी कवरेज कर रहे थे, और भारत सरकार की तरफ से फिर एक एडवाइजरी आई थी
कि भाई लाइव कवरेज पर रोक लगाई जाती है। हाँ। तो शायद आपकी बात बिल्कुल सही होगी कि जो अंदर आतंकवादी थे, मीडिया के जरिए उनको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन मिल रहा होगा कि भाई पुलिस ऑपरेशन कैसे चल रहा है, कहाँ से कमांडो उतर रहे हैं, और आतंकवादी आपकी तलाश में लग जाते होंगे। अच्छा, एक आपके पास कॉल भी आया था रिसेप्शन पर पाकिस्तान के किसी व्यक्ति का, वो कहानी क्या है कि किसी ने बताया कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ और इस रूम में फंसा हुआ हूँ, हमारी मदद करिए। उसमें पहले वो मैं पीछे कवर करता हूँ आपका, जो आपने बताया था, ऐसे ही जैसे हम लड़ रहे थे ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर वार रूम बना हुआ था, जो लड़ा रहे थे उनको वो भी वहाँ टीवी देख रहे थे, उनको भी पता चल रहा था, वो वहाँ से भी उनको लगातार डायरेक्शन मिल रही थी, उनको गाइड लाइन मिली थी। तो बहुत बड़ी प्लानिंग करके हमला किया हुआ हमला था, नॉर्मल हमला तो था नहीं ये। अब जब वो लगातार जब हम चल रहे थे तो पाकिस्तान से एक कॉल आया, महिला ने कॉल किया, रोने लगी कि हम 25 आदमी हैं, हम 230 नंबर कमरा, कौन सा इतना नंबर कमरे के अंदर फंसे हुए हैं, हमें बचा लो, हमें भगवान की दुआई दे दा के उसने फ़ोन काट दिया। अब वो जो बंदे हमारे उनको इतना ध्यान नहीं था कहाँ से नंबर आ रहा है उस तरफ, स्वाभाविक है, मैं ये नहीं कहूँगा उनको कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, सब कुछ हापड़ तापड़ हो रखा था। क्योंकि हमने तो जाके वो पुलिस से इनसे फोर्स से टेक ओवर किया, टेक ओवर भी क्या किया, कुछ लेने देने का होता टेक ओवर करें, हम तो सीधे जाके बढ़ गए, उतर गए और ऑपरेशन शुरू हो गया। नीचे बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई भी कहीं से फायरिंग कर देता था बाहर से भी। और तो फिर तब हम उनको लेने के लिए गए तो ये हमको बताया कि ये कहाँ है भाई, किस एरिया में। बोला जी ये ओल्ड ताज के अंदर है। ओल्ड ताज में आए, ओल्ड ताज में जब आए तो वहाँ पे जो ओल्ड ताज का मेन गेट है बंद रहता हो आजकल, उसके वहाँ पे सीढ़ी है, ऐसे चढ़ता है जीना, फिर वो दोनों तरफ से खुल जाता है, ऐसे बालकोनी बनी हुई है। तो सामने गेट थे 2, जब वो सीढ़ियों के बीच में चढ़े, मेरे पास फोटो भी है, वो वीडियो भी है, मैं अभी गया जब शूट करके लाया हूँ। वो ऊपर चढ़े तो ऊपर जब चढ़ने लगे तो बीच में पहुंच गए, तो बीच में चढ़ गए तो वहां पे अम्बुश लगा रखा था आतंकवादियों ने। अच्छा। फौजी भाषा में बताऊं, चारों तरफ वो आतंकवादी बैठे हुए थे। एम्बुश मतलब टारगेट मतलब घात छुप लगाए, के घात लगा के हमला बैठे। करना, घात लगा के हमला करना वाली बात है हिंदी भाषा में। तो चारों तरफ से जब फायरिंग उन्होंने शुरू किया तो आगे सुनील जोधा करके एक लड़का चला हुआ था कमांडो, उसको 8-7 गोलियां लगी। वो जैसे गिरने लगा तो दूसरे नंबर वाले ने उसको पकड़ा, ऐसे घुमा वो पीछे, उस दूसरे नंबर पर भी सुनील यादव लड़का, उसको 2 गोली हिप में लगी, वो दोनों गिरे। तीसरे नंबर के ऊपर मेजर उन्नी कृष्ण साहब चल रहे थे। तो एक गेट से गोलियां आ रही थी, एक गेट से गोली नहीं आ रही थी, जो इधर वाले से गोलियां नहीं आ रही थी वो उसके अंदर जंप कर गया और वो बोला कि मैं मिलिटेंटों को रोकता हूं, तुम इनको उठाओ, कैजुअल्टी को, बंदे बचाना बहुत जरूरी है। राजवीर चल रहा था चौथे नंबर पे, फायरचंद साहब थे, उनको भी गोलियां लगी। तो ये सीढ़ियों से नीचे आके गिरे अपने जान के, फंटूल लगा के, नहीं अपने कमांडो, हाँ खड़े होकर चल नहीं सकते, जब गोलियां चल गई तो वो एकदम फटाफट रोल करके नीचे आके पड़ गए। तो सुनील तो कई देर तक जो है ना ऐसे दर्द लगा के पड़ा रहा जैसे मर गया। अगर वो हिलता तो आतंकवादी और भी गोलियां मारते उसको। उसके बाद सबसे पहले जब हमने फायरिंग शुरू करा तो ऊपर थे, तो वो फायरिंग करके नुकसान करके और एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे आतंकवादी, एक जगह नहीं रुक रहे थे। तो वो वहाँ से वो सबसे पहले हमने अपने बंदों को इनको निकाला, कैजुअल्टी को इनको हमने हॉस्पिटल भेजा। भगवान की कृपा से वो ठीक है, ठीक हो गया, टाइम से निकल गए। मेजर उन्नी कृष्ण साहब जब अंदर जंप किया तो जंप करते जो आतंकवादी था वो लाइंग पोजीशन से लेट के फायरिंग कर रहा था, क्योंकि जो अंदर गया उसको जाते जो एक गोली लगी, उसको यहाँ गोली लगी हुई थी, यहाँ से एक ही गोली में हेड शूट हो गया, इधर हेड से गोली निकल गई, तो उसी टाइम वहाँ शहीद हो गया लड़ते हुए। उसका हथियार भी ले लिया आतंकवादियों ने, पिस्टल भी ले लिया, MP5, उसका रेडियो सेट, सब चीज़ें ले ली और उसको एक पर्दे के अंदर लपेट के वहाँ लाल रंग का वो बिछाया, नीचे खून खान दिखाई भी नहीं देता, और एक सोफे के पीछे उसको शिफ्ट कर दिया उन्होंने उठा के बॉडी को उसकी। और कई घंटों तक जहाँ जाएं वहीं हम मार खा रहे हैं। MP5 से भी फायर हो रहा है, AK-47 से फायर हो रहा है। जब MP5 से वो फायर करे तो हम सोचे मेजर साहब उसके पीछे लगे हुए हैं, जिंदा है। कंफ्यूज हो गया आप भी फिर। रेडियो सेट वो कुछ बताए नहीं, रेडियो सेट पे कोई कॉल नहीं आ रही। काफ़ी ये घटना 8 घंटे तक चलती रही। उस बीच में हम लोगों को भी निकालते रहे, जैसे मैसेज आए लोगों को निकालते रहे, पर जब हम लोग निकालने जाए तो वहीं हम मार खाएं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको होटल की जानकारी थी। उन्होंने कई घंटे पहले भी रह लिए, फिर नंबरों का भी उनको ज्ञान था, जो भी था। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि पहले आतंकवादी इस होटलों में रुक के गए, रह के गए, नौकरी करके गए,
और बीच में खुलासा भी हो रहा था, पर किसी न किसी कारण से वो खुलासे उनके बंद हो गए, दब गए जो भी था। पर जो भी गाइड कर रहा था उनको, वो उनको जानकारी थी हर चीज़ की। अब वो जब लगातार चोट खा रहे थे, ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है कि भाई दुश्मन की भी सूचना कुछ न कुछ होनी चाहिए, पर दुश्मन की सूचना वहाँ कुछ नहीं थी हमारे पास। फिर जब चोट लगने के बाद तो एक तो अधिकारी और थे, तो मैंने उनको, वो चला रहे थे, सूबेदार था हमारा। तो जब वो मुझे कहने लगे, यार भाई सुरेंद्र भाई आप देखो, तो मैं कहा जी मैं क्या देखूं, मैं तो आप बताओगे हम तो वैसे ही करेंगे। तो वो मुझे कहने लगा, सुरेंद्र भाई मैंने तो एमटी में नौकरी की हुई है, मैं ट्रांसपोर्ट की नौकरी है मेरी, आप इंस्ट्रक्टर हैं, आप मऊ में इंस्ट्रक्टर रहे हो, आप देहरादून इंस्ट्रक्टर रहे हो, आप इंट्राट में इंस्ट्रक्टर रहे हो, आप सेक्शन कमांडर कोर्स पूछताछ हो, आप बताओ इसमें कैसे कर। मैंने बताया भैया अभी सेट शूट पर जो मैसेज आ रही है इस पर तो डिले कर दो, इस पर तो आप बात नहीं कर रही। हमने एक तरीके से जो ना, मेरा नंबर था मेरे पास मुंबई का ही, मैं मुंबई से ही आया था, मेरी पेरेंट्स यूनिट वहीं थी, MTNL का नंबर था, तो फौज के कागजों से ही लिया हुआ था, जैसे कागज भी फौज के लगे होते हैं उधर हमारा। तो वो नंबर को चालू करवाया, उस फ़ोन नंबर से जो ना मैसेज दिया कि भाई ऐसे ऐसी बात है, हमको रेडियो सेट के ऊपर मैसेज मत दो, और आप जो मैसेज दे रहे हो तो थोड़ा गलत और दूसरे तरीके से कोड वर्ड, थोड़ा सा हमने हार्ड कोड वर्ड की बात कही उनको, हार्ड कोड वर्ड में हमको आप मैसेज दो, ठीक है, भला आप समझ जाओगे, मैं समझ जाऊँगा, मैं तो सेक्शन कमांडर कोर्स पास हूँ, सब समझता हूँ, ठीक है। तो बोले ठीक है। तो फिर उस तरीके से हम चलते रहे। कभी हमने सारी हीट इकट्ठी कर ली, करीब हमने 12-13 आदमी हम इकट्ठे होकर शुरू कर दिया, हमने सर्च करते रहे, हम निकालते रहे। और मैंने कहा अब ये जो फ़ोन आ रहे हैं, जिसको 15 मिनट में निकालना हो 20 मिनट में निकल जाएगा, आधे घंटे में निकल जाएगा, पर फटाफट जो कार्रवाई कर रहे थे उसको थोड़ा डिले करते हैं, और जहाँ से ऑपरेशन मुठभेड़ हुई थी वहाँ से शुरू करते हैं हम दोबारा से। हालांकि हम ऊपर हैं, 7वीं मंजिल हमने शुरू नहीं करी है इसकी, इधर वाले की, पिछले वाले को क्लियर करके 7वीं इधर घुसे ही हम। तो मुझे कहने लगे, यार चलो ठीक है, आप क्या मान रहे हो? मैं कहा मैं ये मान रहा हूँ, अब मेजर साहब नहीं है, मेजर साहब अगर होते तो रेडियो सेट पर कभी तो जवाब देते, कोई किसी के तो कॉल का जवाब देता। उसकी इतनी क्या हिम्मत होगी, DGNSG उसको कॉल कर रहा है और वो उठा नहीं रहा, और DGNSG वो समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि DGNSG ने तो कभी वो ऑपरेशन करे नहीं, हो तो पुलिस का हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, हमारे कॉल का जवाब, हम तो उसके जूनियर हैं, हम तो टीम कमांडर तो वही हमारा। तो बोले ठीक है। तो हमने वहाँ से दोबारा सर्च किया पूरा उसी एरिया को, मतलब आपकी समझ में आ गया था कि जो आपके गड़बड़ है, ऑपरेशन लीडर थे वो नहीं रहे। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपने ये बताया कि 47 से भी गोली चल रही थी, MP5 से भी चल रही थी, तो जब गोली चलती है तो आपकी समझ में आया था कौन से वेपन से चल रही है? हाँ, वेपन का आवाज से पता चल जाता है। वो तो लो पावर अम्युनिशन है, MP5 में तो हम तो लो पावर रखते हैं। हमने तो आतंकवादी को गोली मारनी, हाई पावर का अम्युनिशन फायर कर दिया तो वो दीवार में इधर लगेगी उधर लगेगी, 10 आदमी में से एक गोली निकल जाएगी। लो पावर अम्युनिशन होता है, वो एक जहाँ मारोगे वहीं रह जाएगी। तो आतंकवादी को तो घने आदमी मारने से मतलब है, तो उसका फायर का आवाज़ अलग है, उसकी अलग है, पिस्टल के फायर की आवाज़ अलग है, MMG की अलग है, वो अलग अलग हम समझ जाते हैं सारा। कुल मिलाकर आपकी बातों से ये समझ मुझे सुरेंद्र जी आ रहा है कि जब आप अंदर गए तो एक पल तो ऐसा लगा था कि बाजी पलट गई है, आतंकवादियों ने पूरी बाजी पलटकर अपनी तरफ कर ली है, क्योंकि जिस तरह से आपके पास कॉल आ रहे थे कि भाई आपको मान लीजिए मेरे से कोई मदद मांगता है, मैं फलाना कमरा नंबर में पहुंचता हूँ और वहां पर आतंकवादी पहले से ही आपका इंतजार कर रहे हैं, तो बड़ा टफ डिसीजन रहा होगा कि भाई आप किसकी मदद करने जाएं किसकी ना जाएं, फेक कॉल भी हो सकती थी वो, बहुत ज़्यादा। तो उससे कैसे निपटे आप लोग? उसके बाद जो है ना, फिर हमने हर जो कॉल आ रहा था वहाँ भी हमने पूरा प्रोसीजर के तरीके से, चाहे उसमें टाइम लग जाए, हमने मतलब ये नहीं कि भाई ऐसे अचानक उस तरीके से नहीं। तो फिर हमने उसकी बॉडी 8 घंटे बाद उसकी बॉडी मिलेगा तो पिक्चर क्लियर होगी। फिर तो जब वो पाया सोफे के पीछे, फिर उनको निकाला तो फिर वो तो हमें पता चल गया भाई रेडियो सेट भी उन्हीं के पास है, MP5 भी उन्हीं के पास चलेगी, पिस्टल भी एक चला गया। तो फिर वो दूसरे तरीके, और उसके बाद जब हमारे बंदों को चोट लग जाती है तो फिर तो हमारे को और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आदमी के अंदर और बढ़ जाता है। फिर लगातार चलते रहे, हमने 7वीं मंजिल को क्लियर किया, 6ठी मंजिल को करा, 5वीं मंजिल को करा, और मिलिटेंट एक जगह से दूसरी जगह आग लगा कर भाग रहे थे, कभी इधर से। 4थी मंजिल के अंदर जब हमारे साथ टकराव बना आतंकवादियों का, तो हमने वहाँ पे एक आतंकवादी को मार लिया, और जो है ना उसको हमने
पूछने के लिए, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा था नहीं, हम लंबा उससे पूछताछ करें, और हमने उसको जो है ना तंदूर के अंदर उसको जो है ना रगड़ दिया वही। आपने देखा होगा वो खिड़की से डायरेक्ट ऊपर से नीचे फेंका था जिसको, तो वो उधर फिर हम ढोते नहीं, हम क्या करेंगे ढो को उसका, ठीक है। और तो उसके बाद फिर हमारा हौसला बढ़ गया। उसके बाद तो जो है फिर हम उसने भागे। जानकारी दी आपको कुछ आतंकवादी ने, या नहीं, नहीं कुछ बोला कुछ? जानकारी नहीं, उनको कोई जानकारी उनको थी ही नहीं, जानकारी तो उनको एक्चुअली उनको जानकारी थी नहीं, उनको तो भ्रमित करके भेज देते ना। उनको तो ऐसी जो ना वो धर्म के प्रतीक हमारे बताए उन्होंने कि हमारी मस्जिद को नहीं, तोड़ जानकारी दिया। का मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ सुरेंद्र भाई, कि जो उस होटल के अंदर आतंकवादी कहाँ छिपे हैं, कितने लोग हैं, नहीं दी उसने? कुछ जानकारी, वो बहुत बहुत ट्रेंड होते हैं ऐसे लोग जो आत्मघाती दस्ते बोलते हैं, वो मरने के लिए ही आते हैं। उनको जैसे एनएसजी को ट्रेंड कर रखा है, ऐसे उनको ट्रेंड करके भेजते हैं। तो उसके बाद फिर हम चलते रहे, चौथी मंजिल से हमने बहुत लोगों को कॉल आते रहे, निकालते रहे, चलते रहे। फिर थर्ड फ्लोर को हमने क्लियर किया, फिर हम सेकंड फ्लोर के अंदर आ गए चलते चलते। और ये बात है 28 तारीख की बात है। 28 तारीख को जो ना रात को करीब करीब जो ना 11:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो वहाँ हम जब किसी का गेट खुलवाएं तो बहुत मुश्किल खोलना पड़ा था, बहुत सारा तोड़ना पड़ रहा था हमने, बहुत सारा तो गेटों को कुछ कुछ लगा रहे थे, मास्टर की शेर उससे भी नहीं खुल रहे थे। एक गेट बिल्कुल खुला। अब काफ़ी टाइम से तो मैं पीछे से ही गाइड कर रहा था उनको, और 4-5 कमरे मैंने गाइड रह के शुरू किए थे। मैं कह रहा था, मैंने सोचा कि बदलते चलो, मैं भी एक बार आगे पीछे 5-7 कमरे जो है ना 10 मैं भी सर्च कर देता हूँ, क्योंकि आगे जो सर्च करता है उसको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। तो एक आदमी नहीं रह सकता, बदलते रहते हैं, ठीक है। 5-4 आपने कर दिए, 2-4 दूसरे ने कर दिए। तो मैंने 2-3 कमरे किए होंगे, तो एकदम गेट खुला। तो हम ऐसे चलते हैं इस तरीके से, आप देखना पोजीशन, उसकी छाती मेरी कमर पर होगी, उसकी छाती उसकी कमर पर होगी। वो इसलिए होती है, अगर मुझे अगर गोली लगे तो मैं अगर गिर जाता हूँ तो दूसरे नंबर का गोली मार देगा, दूसरे वाले को भी लग जाती है तो तीसरे नंबर वाला हमारा आदमी मार देगा, आतंकवादी को? आतंकवादी। अच्छा, हथियार की भी हम रोक नहीं निकालते, जैसे वो कुछ गड़बड़ होगी तो रोक ना, मैं फायरिंग कर रहा हूँ और कुछ हथियार में हो गया, छोड़ दूंगा। मैंने मेरे शरीर के साथ बंधा हुआ है, मेरी थाई पे पिस्टल बंधा है, बाकी फोर्स नहीं बांधती है। वो एनएसी वाले यहाँ थाई पे रहता है, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है हमारे पास। थाई से पिस्टल निकाल लूंगा मैं, और ठीक चल रही है तो मैं पिस्टल जब मैं फायरिंग करूंगा तो मेरी पोजीशन अलग ले लूंगा मैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरा बंदा समझ जाएगा अगर उसके मेन वेपन में गड़बड़ होगी है, ठीक है। तो मैं पिस्टल से गोली मार दूँ। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑपरेशन होता है, 5 से 7 सेकंड का ऑपरेशन होता है। 5 से 7 सेकंड के बाद आदमी का दिमाग प्रिपेयर हो जाता है, और जो धमाका जिस तरीके से हम घुसते हैं तो उतने टाइम के अंदर जो ना मिलिटेंट प्रिपेयर नहीं हो पाता है। हमको मिलिटेंट को भी मारना है और होस्टेज को भी बचाना है, और पहचानना है उतने टाइम में आतंकवादी कौन सा है और बचाना किसको है। ये भी एक ट्रेनिंग है, रोज रोज का हिस्सा। नॉर्मल आदमी तो नहीं पहचान सकता कौन आतंकवादी है, तो उसके भी रोज के तरीके हैं, रोज की फायरिंग है। आप फायरिंग करोगे तो ऐसी फायरिंग होती है, ऐसा टेस्ट होते हैं। अगर आप पिस्टल ही नहीं निकाल पाओगे, 6 सेकंड का टाइम, 8 गोली है, वो टारगेट कैसा निकलेगा, उसी तरीके की फायरिंग करनी है। नॉर्मल टारगेट निकलाया तो आपने उसको 4 गोली छाती में मारनी है, और 4 गोली अगर बताई 4 हेड शूट करनी है। और अगर टारगेट निकला है रूबिया तो 8 की 8 हेड शूट करनी है। तो वो डिसीजन शुरू में तो ले ही नहीं पाते, तो इतना तेज तर्रार बना देते सबको। तो मैंने वो पीछे वाले को तो पुश कर दिया, पीछे वाले गेट में चले गए, वो तो एकदम धक्का मारते, मैंने तेज धक्का मारा मिलिट्री, और उसने आतंकवादी ने ग्रेनेड मेरे ऊपर लुपिंग कर दिया। जैसे ग्रेनेड उसने मुझ पर फेंका तो मेरे पास में पोजीशन लेने की कोई जगह नहीं थी। तो मैं सेकंड फ्लोर से ही अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद गया। नीचे मैं कूदा तो भगवान की कृपा से ऐसे हुआ, जो ठूठी लगी रहती बारदे में, वो ठूठी में जैसे मेरा रगड़ के शरीर का उस दीवार के साथ ऐसे, तो मेरा वो सीलिंग उसमें फंस गया, मैं ईसा मसीह की तरह ऐसे लटक गया उसमें, और ये मेरी ये कॉलर बाउंड की हड्डी भी निकल गई, वो झटका लगा। तो फिर मैं धीरे से नीचे गिरा तो मैं हैज पे गिरा, हैज पे गिरने के बाद मेरा नीचे ज़मीन पे आकर, तो मुझे चोट तो लगी, दर्द तो हुआ, पर मुझे भय इतना था, इतना अंदर से। फटाफट मैंने पोजीशन लिया, एकदम अंदर में गया। अंदर जाते ही मैं देखा तो हमारे हथियार में लाइट भी होती है, MP5, मैंने लाइट जलाई तो वो बाहर था काफ़ी, उसमें बाहर में काफ़ी आदमी भी, बॉडियाँ भी पड़ी थी। पीछे एक गेट दिखाई दे रहा था, मैं उस गेट तक पहुंचा कि इस गेट को बंद कर दूं, कहीं आतंकवादी यहाँ से ना आ जाए। और मेरे दिमाग में एक चीज़ और दौड़ रही थी, क्योंकि मैंने जो ज़्यादा जिसको ज्ञान होता तो वो बहुत एडवांस चीज़ें आती दिमाग में। तो मैंने सोचा जब ट्रूप से अलग हो जाता ना बंदा तो बहुत मुश्किल हो जाता बचना, क्योंकि वो तो भूल भुलैया था हमारे लिए। तो होटल 2200 कमरे उसमें, और सब गली कोई या कहीं हमने देखा नहीं अपनी ज़िंदगी में कभी, मैं तो ऐसे होटल में कभी गया ही नहीं। और तो मैंने जैसे मैं वहाँ पहुँचा, ये
20 से 30 सेकंड हुई होंगी बस टोटल। मेरे बंदों ने, मैं पता ना हम ऑफेंसिव लड़ाई लड़ते हैं, तो मेरे बंदों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया उसी कमरे में। जैसे मेरे बंदों ने, कमांडो ने अटैक करा उसमें वो जहाँ पोजीशन ले रहे थे वहाँ सीढ़ियाँ थी ऐसी गोल वाली, और वो गोल वाली सीढ़ियाँ इधर गेट के साथ थी जो बार था, वो बार के वहाँ जब घुसते थे 10 से 1 फीट 12 फीट की एक गैलरी थी, गैलरी के बाद बार पूरा खुल रहा था, और मैं उसके पीछे की साइड में उस स्टोर में पहुंचा, वहाँ बंद कर देता हूँ गेट, कुछ यहाँ से ना आ जाए जब पोजीशन लूंगा। और तो मैं वहाँ पहुंचा तो एकदम उन्होंने, तो वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, तो मैंने भी सीढ़ियों में फायरिंग शुरू कर दी। आतंकवादी उतर रहते सीढ़ियों हाँ, से। डर डर, तो मतलब अब एक हमने सीढ़ियों में वहाँ मार दिया, हमको ये नहीं पता चला, एक मरा, दो आतंकवादी डायरेक्ट सीढ़ियों से नीचे कूद गए बार के पीछे उन्होंने पोजीशन ले लिया। ये पोजीशन ले लिया तो वहाँ पे खूब सारे ग्रेनेड उन्होंने, उनके पास थे, उन्होंने फेंकी। मेरे पास 2 ग्रेनेड 36 थे मारने वाले, मैंने एक ग्रेनेड वो फेंका, 2 स्टैंड ग्रेनेड थे वो फेंके उनके ऊपर। लग उनको भी नहीं रही थी, लग मुझे भी नहीं थी, मैंने भी पोजीशन ले रखा था। बस जब ग्रेनेड फेंके तो थोड़ा सा ऐसे आदमी को रखना पड़ता पोजीशन, अगर पूरा ऐसे अंदर हो जाओगे तो फिर दिखेगा नहीं, वो एकदम साथ साथ आगे उसके साथ ग्रेनेड के साथ या जैसे भी, तो बचाव नहीं हो पाएगा। तो अब चोटें लग रही, हाथों में स्प्लेंडर पूरे लगे हुए थे और कई जगह पूरा शरीर में, पैर में। तो मैंने एक ग्रेनेड रखा, जब सब हो लिया मैं सीधे लिया, भाई मैं फंस गया हूँ। ऊपर से मेरे बंदे उसको फायरिंग करे तो ऊपर सीढ़ियाँ, उनमें गोली नहीं लगे, तो वो जो गेट था बीच में, उस गेट से मेरे बंदों ने फायरिंग शुरू कर दिया, जैसे उधर आतंकवादी है, इधर मैं हूँ बीच से। अगर वो वहाँ से आतंकवादी भाग के आएंगे तो हमारी गोलियों के बीच से निकलना पड़ेगा, एक हम गिरा लेंगे एक आधे को। तो और पूरा एकदम सब अलर्ट हो गया एकदम, मैंने ये तो फिर अलर्ट होना ही था कि भाई ऐसे ऐसे हमारा कमांडो भी फंस गया वहाँ, और दोनों आतंकवादियों के साथ बराबर मुठभेड़ चल रही है, और उस कमरे से वो बाहर से उधर ही चारों तरफ, और बाहर से एक पुलिस वाले ने टीयर गैस का गोला मार दिया खिड़की से उसमें जहाँ गोलियां चल रही थी। अब टीयर गैस का मारने के बाद आँख से पानी, नाक से पानी, ठीक है, मुझे भी, उनको भी, आतंकवादियों को भी। अब जो वो फंसे रहे थे उन्होंने काफ़ी वो भी कह रहे थे हमको माफ़ कर दो, हम अल्लाह ताला की कसम है हम नहीं करेंगे ये कर। देखो जान सबको प्यारी लगती है, कोई है, जब उसको दिख रहा ऊपर से भी गोलियां मार रहे हैं, सामने भी गोलियां मार रहे हैं, इधर से भी गोली आ रही था, बचने का उनके पास कोई जरिया नहीं बचा। मैंने एक ग्रेनेड अपने पास रख लिया, मुझे मेरे मन में ये भाव आ गया भाई गोली तो खत्म होनी है, और आतंकवादी अगर ये भाग के इधर आते हैं तो इस ग्रेनेड की पिन निकाल लूंगा, खुद भी जो है ना शहीद हो जाऊंगा और इनको भी लेकर मरूंगा साथ में। और मैंने साथ में से रख लिया बिल्कुल एकदम, बस कुछ भी ना हो तो निकाल ले। अब कोई करीब 1.5 घंटे बाद पीछे से दीवार का तोड़ के वहाँ से, और मुझे पीछे निकाला हमारे बंदों ने, मेरी जगह पे दूसरे 2 बंदों ने पोजीशन ले लिया। फौज के अंदर, कमांडो के अंदर या कहीं भी ऑपरेशन में अकेला आदमी कहीं नहीं करता, जोड़ी में मूवमेंट करते। एक आदमी का हथियार फंस सकता है, एक आदमी के साथ दिक्कत हो सकती, तो 2 दूर रहते हैं कम से कम। वहाँ पोजीशन ले लिया, आतंकवादियों को कोई ज़्यादा आभास नहीं हुआ कि बंदा बदरी हो गया या कुछ भी जो भी हो गया। मुझे, हमारे पास इंजेक्शन होते हैं, दवाई लगाई, मॉर्फिन का इंजेक्शन वगैरह, और पानी वानी की घूंट भरवाई, पानी पिया थोड़ा। जब से बड़े थे पानी भी, प्यास भी नहीं लग रही थी मुझे, नहीं किसी भी साथी को, पता नहीं क्या क्या खाने की चीज़ें थी, पर कोई खाने का मन ही नहीं कर रहा था। दूसरा ये भी सोचते हैं कोई पॉइजन भी हो सकता, पर हम अपने पास भी थोड़ा बहुत खाने का रखते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह ये। पर मतलब इतना वो था, कितना जल्दी आतंकवादियों को मारे, मतलब कोई टाइम टेबल का कोई वो था ही नहीं हमको ध्यान। निकाला, फिर मुझे मोटिवेट करने के लिए वहाँ हमारे आईजी ऑपरेशन जो ना अभय गुप्ता जी वहाँ पे आए, उन्होंने मुझे मोटिवेट करा, जैसे जिस बिरादरी का आदमी है, जिस रेजिमेंट का है, तो वो भी ग्रेनेडियर के थे वैसे, तो वो ग्रेनेडियर के बारे में बताने लगे, ग्रेनेडियर के वीर जो है ना, बड़ा नाम है ग्रेनेडियर का, ये है वो है, जाटों ने इतिहास रच दिया, जाटों ने जो है ना मुगलों को हराया, उसको हराया, ये करा, तो आप तो जो है ना ऐसे 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 कौम से पैदा हुए हैं। तो आपका मतलब मोटिवेशन डाउन हो गया था उस वक्त? नहीं, वो मतलब अपनी तरफ से करते हैं सबको, कहीं कहीं, क्योंकि वो जिस तरीके से मुझे मोटिवेट कर रहा था, मुझे नहीं पता ना क्यों मोटिवेट कर रहा था। मेरे तो दिमाग में ये कर रहा था कि एम्बुलेंस आएगी, हॉस्पिटल जाना है, खूनम खून हो रखा ना, तो ऐसी स्थिति में मोटिवेट की तो जरूरत नहीं, वो तो वैसे मैं मोटिवेट कर रहा, चल रहा, मेरे ध्यान में ही नहीं बात। क्योंकि उन्होंने तो प्लान बना लिया था ना। अब सुरेंद्र सिंह को ही पता है इसमें आतंकवादी कहाँ पे है, क्या अंदर की पोजीशन क्या है, दूसरे को पता नहीं। क्योंकि ये 1.5 घंटे से, जब एक बार में एक जगह पर कोई आदमी 1.5 घंटा रह जाता तो वो पूरी पिक्चर उसकी आंखों में उतर जाती है। तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो अब जो ना आपको घुसना पड़ेगा अंदर, और दूसरे कमांडो को अगर अंदर घुसाएंगे तो हमको कैजुअलिटी उठानी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते हो कि आपका कोई साथी जो ना का नुकसान हो,
ठीक है। बाकी जो ना अब तक जो ना बेटा तू नहीं मरा तो इनसे तो मरेगा नहीं। अब मुझे भी विश्वास हो गया भाई, अब तक मतलब अब आत्मविश्वास होता है ना, जब उसने मुझे बातें 5-7-10 बातें बताई, अब भाई इनसे तो मैं मरूंगा नहीं, बाकी तो बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं। फिर हमने 5 आदमी की उन्होंने हीट तैयार करी, 4 और वहाँ प्लानिंग बनाई कि ठीक है, सबसे पहले एक स्टैंड ग्रेनेड कमांडो सुरेंद्र सिंह फेंकेगा, फिर 2 ग्रेनेड ऊपर से फेंकेंगे, और फिर चौथा फिर ग्रेनेड कमांडो सुरेंद्र सिंह फेंकेगा। जैसे वो फटेगा, उसके फटने के बाद आपने एंट्री करनी है। तो मैंने ग्रेनेड फेंका, ऊपर से फेंका। मैंने जो चौथा ग्रेनेड फेंका तो मेरे अंदर इतना उतावलापन था, इतना मैं कहूँगा भय था, साहस था, क्या था मुझे नहीं मालूम है, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। मैं उसको 15-20 फुट के जो इलाका बीच में पड़ रहा था, उसको 1 कदम में मैंने कूदा, 2 कदम में कूदा। वो हमारे साथी बाद में कह रहे थे आप तो भाई चीता की तरह कूद गए वहाँ में जाके। तो वो ग्रेनेड फटने से पहले ही, और मैं पूरे जोश के साथ जाके जो बार था उसके ऊपर कूद के चढ़ गया। चढ़ के मेरे MP5 के अंदर 32 राउंड थे, पूरे के पूरे मैंने उन मिलिटेंट हो गए से, क्योंकि उनकी तो गर्दन दबा रखी थी ना, ग्रेनेड फट रहा था, उनको नहीं पता जो ग्रेनेड हम फाड़ रहे थे वो धमाके वाला ग्रेनेड था, मारने वाला ग्रेनेड नहीं था। पर आतंकवादी को तो ये एक मारने वाला ग्रेनेड है। तो वो दुब के पड़े थे, गोलियां चला रही थी, मेरे पैरों में भी लगी हुई है। तो मैंने पूरा, जब गोली मारने के बाद मेरे दिमाग में साथ साथ ये भी चल रही थी कि आतंकवादी जो है मरता हुआ भी ग्रेनेड निकाल लेता, जैसे मैं भी एक ग्रेनेड रखा हुआ था अपने ऐसे वो भी रख सकता था। वो भी रख सकता। तो मैंने, हमारे पास कमांडो डैगर होता चाकू, मैंने एकदम पीछे जंप लिया, उनको उनके जैसे पोजीशन थी, उनका फेस ऐसे था, मेरा इधर था, कूद के मैंने चाकू कूदते कूदते निकाल के उनको दोनों को पहले मैंने ऐसे गर्दन दबा ली। अब भाई कहीं ग्रेनेड ना निकाल दिए कहीं न कहीं, क्योंकि गोली लगने से एकदम तो मरता नहीं आदमी। अच्छा, पहले आपने गोली मारी, हाँ, उसके बाद दोनों की, फिर दोनों को मैंने चाकू से, दोनों को बिल्कुल वो ठंडे नहीं हो लिए, और फिर हम चाकू से, अब वो मेरी टीम तो वही रहेगी, पूरे हीट के 4 बंदे, अब वो आए कैसे, जो गोली चल रही है, तो फिर बीच में मैं फंस गया, वो तो वहीं खड़े रह गए, वो राजवीर साहब और वो कहीं, यार भाई हम तो वहीं खड़े रहे। पर जब हमला करते हैं ना बगैर हथियार का, गुत्था मुत्थी की, क्योंकि हम सारे के सारे लोग ब्लैक बेल्ट होते हैं, सारे लोग जूडो कराटे सब चीज़ सिखाते हैं, जो हम कोई चीज़ ऐसी नहीं जो नहीं सिखाते, मतलब आत्मनिर्भर करते हैं हर तरीके से कहीं भी चला। तो जब वो वाला हमला करते हैं, जब हम मान लो बॉक्सिंग ये वो होता है, बेलेट फाइटिंग होती है, जैसे रेजिमेंटें भी लड़ाई लड़ती है, आप देखते होंगे ना, सरवदा शक्तिशाली भारत माता की जय, तो वो बेलेट फाइटिंग होती है, आखिरी लड़ाई मोर्चों में बढ़ बढ़ के मारते। तो वो जो NS जी का नारा, हम NS जी बोलते साहस की विजय, तो ऐसे करके जब वो मैं उनको मार रहा था, फिर उनको समझ गए हमारे बंदे, फिर फटाफट पहुँच गए। उसके बाद तो फिर वो ऐसे कैसे दबा लिए और जो छोड़ के निकाल के बाहर लेके आए। काफ़ी खून मेरा भी हो रखा था। फिर हॉस्पिटल में जो है ना इलाज चला मेरा, वहाँ पे चला, फिर RR हॉस्पिटल दिल्ली ले आए, दिल्ली में चला। तो आपने ताज होटल में 4 आतंकवादियों को मारा, 4 आदमी को, हमारी टीम। टोटल कितने घंटे का ऑपरेशन था NSG का? ये ऑपरेशन हम लगभग सुबह 5-6 के बीच में घुसे थे, दिन थोड़ा थोड़ा निकल रहा, झाल बोला था। और 28 तारीख को जो है रात जो है ना, ये समझो 29 तारीख होगी है, 29 तारीख को करीब 3:30-4 बजे के आसपास, क्योंकि घड़ी तो हम रखते नहीं है, क्योंकि घड़ी का हमारा काम नहीं, तो लगभग उतने बजे के आसपास तक हम लगा। तो इस ऑपरेशन के दौरान ना आपने कुछ खाया ना पिया, सिर्फ आप आतंकवादियों से मोर्चा लेते रहे? कोई खाना पीना नहीं, कोई मतलब भूख नहीं। देखो, कहने को तो बहुत लंबी लोग झूठ बोलते हैं चैनलों पर आगे, ये कर दे वो नहीं, मतलब जब ऐसी स्थिति होती है, लाश ही लाश, जैसे किसान गेहूं काटता खेत में, पीछे गट्ठर पड़े रहते, पूली पड़ी रहती ना, ऐसे लाशें पड़ी हुई थी। 166 आदमियों की लाश आदमी देख लेता है, और खून अपने साथियों को देख लेता है, फिर कहाँ तो भूख भूख और तो प्यास वैसे भी लगती नहीं है। लगती। कोई उस समय तो राक्षस आपके अंदर- रूपी आदमी होगा जिसको उसके अंदर, भूख लगे। उसके बाद तो आपके अंदर गुस्सा और हो रहा होगा कि भाई कैसे भी करके इन आतंकवादियों को मारा, जिन्होंने हमारे देश के इन छोटे मासूमों को मारा बच्चों है। को मारा है, छोटी महिलाओं को मारा, निर्दोष, जिनका कोई दोष नहीं था। और ऐसे करते करते हमने वहाँ 627 आदमी को ताज होटल से मैंने रेस्क्यू किया वहाँ से ऑन रिकॉर्ड। और जब जो ना मतलब गुस्सा जब आगे आगे देख रहे थे ना, एक के बाद ऐसा चेहरा, कोई अपना प्रोग्राम में गया था, कोई शादी में गया था, कोई किसी में गया था, ठीक है ना, तो जब देख रहे थे तो बड़ा गुस्सा हमारा बढ़ रहा था। और लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं हुई, लड़ाई तो हमारी 26/11 के बाद शुरू हुई, कांग्रेस की सरकार के साथ में जो लड़ाई 26/11 के बाद की लड़ाई की बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए सुरेंद्र भाई कि जैसे आपने बताया कि कमांडोज को गुमराह करके आतंकवादी बुला रहे थे कमरों के बाहर, तो ऐसा ही उन्होंने आम पब्लिक के साथ भी किया होगा कि भाई हम कमांडो हैं, दरवाजा खोलो,
उन्हें भी मारा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी लोगों से बात हुई कुछ? ऐसे ही खोल खोल कर ले गए वो बंदे जो बताया ना, जिनको हम निकाल रहे थे, वो कई जगह शुरुआत में ऐसे ही ले गए, नोक कर करके हम आपको निकालने आए। और बाद में तो हम भी उनको कह रहे थे कमांडो आए, हम आपको निकालने आए, तो भी लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे, हमको गेट ही तोड़ना पड़ रहा था। कोई टेबल के नीचे घुसा मिले था, कोई बेड के नीचे घुसा मिले था, फिर उसके पैर का रस्सी बांध के जो ट्रेनिंग के तरीके से फिर वो बेचारा हाथ जोड़े मिले। अब आतंकवादी तो बढ़ेगा नहीं ऐसे, वो तो फायरिंग करेगा ऐसे बढ़ते के साथ में। अच्छा, चूंकि उनके साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी थी कि पुलिस बनकर आतंकवादी घुसे थे, तो उन्हें असली एनएसजी पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई हमारे देश के सिपाही हमारी जान बचाने आए हैं। अच्छा, एक बात सुरेंद्र भाई मुझे और बताइए, वो वाकई वो मंजर और नज़ारा याद है कि जब आप लोगों ने पहला आतंकवादी मारा और उसके बाद शीशे से उसे निकालकर आपने बाहर फेंका, उसके पीछे मकसद क्या था? आप देश की जनता को बताना चाहते थे कि भाई एनएसजी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और जो लोग बाहर डर रहे हैं उनको एक मैसेज मिल सके कि भाई हमने कंट्रोल पाने की कोशिश कर ली है और हम आतंकवादी को मार रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश थी या कुछ और था? ये बिल्कुल हमने पूरा देश को मैसेज दिया, हमने दुनिया को मैसेज दिया है। अब जो जिस तरीके का हमारे लोगों के साथ करेगा, उनको ऐसे तंदूर की भट्टी में फूंक के डालने की ताकत रखते हैं हम। और जो है ना, उसको बिल्कुल जो ना, आपने उसका देखा भी होगा, उसकी बॉडी ज़्यादा पब्लिक में आई भी नहीं थी, क्योंकि हमारे ऊपर तो ह्यूमन राइट के भी बड़े कानून हम पे लागू करते हैं ना। पर हमें इतनी खून दकती, जब हमारे लोग चले गए, हमने वहाँ लाशें देख रहे, निर्दोषों को मारा, ऐसे ऐसे काफिर ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, उनको अच्छा, जिंदा जला देना चाहिए। जब इस तरह के आपके ऑपरेशंस चलते हैं, जब आतंकवादियों से मुठभेड़ चलती हैं, उस वक्त भी क्या आपको मानवाधिकारों के नियम का पालन करना पड़ता है? आपके दिमाग में रहता है कि इस ऑपरेशन को खत्म करने के बाद आपको मानवाधिकार से भी सामना करना पड़ेगा? ऑपरेशन चलते चलते पूरा ध्यान में रखता, सारी चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल के नॉर्म्स है उनको पूरा करना पड़ता है। कोई ना कोई अगर आत्मसमर्पण करता है तो उसको आप नहीं गोली मारोगे, आप आतंकवादी है, भला इसको चोट लगी है तो उसका आप इलाज कराओगे, उसको सख्ती से कानून। अगर कसाब को पकड़ा जिंदा, कसाब के ऊपर कांग्रेस ने 54 करोड़ रुपए खर्च दिए, कसाब चिकन बिरयानी खाता रहा और कमांडो सुरेंद्र सिंह जैसे भूखा मरता, रोटियों के लाले डाल दिए इन्होंने, तो और उनको पकड़ लेते तो और कुछ न कुछ खर्चा ही करते ना, उनकी सिक्योरिटी में लगे रहते। और दूसरा जो है ना, पकड़ने ने तो दो खुद कह रहे थे हमको आत्मसमर्पण कर दो, तो आत्मसमर्पण मैंने करवाना नहीं था उनको, क्योंकि जब इतना बड़ा कांड कर दिया, मुझे पता है तारीख पे तारीख, और फिर किसी न किसी जहाज को हाईजैक कर लेंगे, कहीं न कहीं से किसी न किसी को छुड़वा ले जाएंगे। अच्छा सुरेंद्र भाई, सच्चाई ये भी है कि जो एनएसजी के कमांडोज जिन्होंने सफल ऑपरेशन किया था, जब आप लोग बाहर निकले तो आपको कोई बहादुरी पुरस्कार नहीं मिला और जो आपकी यूनिट है उसको बहुत बुरा लगा। बिल्कुल, हमने सही मायने में जो ऑपरेशन किया, सारी दुनिया जानती है कि वहाँ पर पुलिस ने लड़ने से मना कर दिया था, फौज ने लड़ने से, सब ने मना कर दिया था वहाँ लड़ने से। और हमने 7 बंदों को, हमको ताज होटल के अंदर चोट लगी। मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं सबकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ। 7 बंदों में हमको किसी को गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला। 2 बंदों ने नरीमन हाउस में जिनको चोट लगी, 2 आतंकवादी मारे वहाँ पर भी, उनको दोनों को कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला, प्रशासन पत्र तक नहीं दिया गया। और जिन्होंने कुत्ते के नाम पर पत्थर तक नहीं फेंका, जो उनको अशोक चक्कर दिए गए। मैं ये कहता हूँ ठीक है उनको अशोक चक्कर दिए, पर हमारा भी अधिकार था। मरना बहादुरी नहीं है, मारना बहादुरी है। जीत वही है, जो मारेगा वही जीतेगा, वही बहादुर है, और उसी को इनाम मिलना चाहिए। पर आप सिंपैथी पे दे रहे हैं तो सबको देना चाहिए था। 166 लोग जो उधर शहीद हुए, बहुत सारे सिविलियन भी लड़के मरे होंगे, क्योंकि उनकी तो हिस्ट्री नहीं आई होगी। वो किसी ने जरूर आतंकवादी की बैरल पकड़ ली होगी, किसी न किसी बहन ने जरूर आतंकवादी की कनपट्टी के ऊपर बॉक्सिंग मारी होगी। तो देना चाहिए था, फिर ऐसे दे रहे थे तो सबको देना चाहिए था। अन्य तो सही माने में आतंकवादी हम लोगों ने मारे हैं, ऑन रिकॉर्ड मारे हैं। और ऑपरेशन को फतेह हमने किया है। जब सारी फोर्सों ने ऑपरेशन छोड़ दिया था, तब हमने ऑपरेशन को टेक ओवर किया ना। मेरी पेरेंट यूनिट थी, मेरी यूनिट में भी अवार्ड मिले हैं, मेरीन कमांडो को भी अवार्ड मिले हैं। कहानियां सुनाते हैं आके, जिनको अंदर घुसने तक नहीं दिया, वहाँ पर ताज होटल में घुसते ही वहाँ उसकी गैलरी से ही बाहर भागना पड़ा इन लोगों को। और पुलिस ने तो वहाँ लड़ने से बिल्कुल छोड़ ही दिया था सारी चीज़ें। उनको ऑपरेशन, और वही अशोक चक्कर, देश के सबसे बड़े अवार्ड दिए गए हैं। तो वो लड़ाई बिल्कुल एकदम सही लड़ाई है, और सही मायने में, क्योंकि वो सरकार मिली हुई थी इस हमले में, इसलिए उन्होंने उस ऑपरेशन को फेल कर दिया। जो मंसूबे थे पाकिस्तान और कांग्रेस के, उन मंसूबों को जो ना हम लोगों ने निश्चय नाबूद कर दिया, इसलिए हम लोगों को अवार्ड नहीं दिए गए। जो यहाँ 10 जनपद के ऊपर जो है ना कांग्रेस के कुत्तों को घुमा रहे थे, उन लोगों को भी गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं, जो मुंबई गए भी नहीं। अच्छा सुरेंद्र भाई, ये भी पता लगा है मुझे कि आप लोगों की सैलरी भी रोक दी गई थी, पेंशन भी आपको नहीं मिली, क्या सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल, जब ये आवाज उठी तो न्यूज चैनलों में चला, कई सारों में, और खासकर सहारा चैनल ने उस समय
काफी चलाया, देशभक्तों का दर्द, एनएसजी के कमांडो मांग रहे इंसाफ, वो स्टोरी चलाई कि एनएसजी के कमांडो उनको अवार्ड नहीं मिले क्योंकि इन्होंने जब पहले नाम भेजे तो हमारे नाम नहीं आए। तो हमने बात किया जैसे भाई हम लोगों को क्यों नहीं मिले, नहीं ये तो अभी सबको जल्दी मिले हैं, आप लोगों को 15 अगस्त में मिलेंगे। जब 15 अगस्त आई तो फिर हम लोगों को गारंटी अवार्ड नहीं मिला, फिर हमने बात की, बोला नहीं अभी 26 जनवरी पे मिलेंगे। वहाँ से वापस भेज दिया कि रक्षा मंत्रालय के बंदे रक्षा मंत्रालय के थ्रू भेजो। जब रक्षा मंत्रालय के थ्रू हमारे नाम भेजे तो रक्षा मंत्रालय से कहा गया अब भाई ये तो लड़ाई तो इन्होंने एनएसजी से लड़ी है, गृह मंत्रालय से, हम अवार्ड क्यों दे अपने कोटे से। तो उन्होंने फिर वापस भेज दिए। अब जब वापस भेज दिए तो फिर जनवरी आई तो इतन तब तक 2 साल नप गए। 2 साल नप गए तो जो है ना उस बीच में जो है ना कहने लगे आप लोगों का केस तो टाइम बाउंड हो गया। जब टाइम बाउंड हुआ तो हमने मीडिया को बताया, मीडिया वालों को पता चल गया। तो वो जब न्यूज़ चली तो हमको एनएसजी में वहाँ खड़े करके कहने लगे तुम लोगों को हेड शूट करा देंगे, आप लोग तो उसके लिए नहीं हो, आप कोई अवार्ड के लिए नहीं। अरे हम अवार्ड के लिए नहीं लड़े, हमें अवार्ड की नहीं है, पर जो जिनको दिए उनको किस आधार पर दिए हैं। अब करकरे कामटेर ये जो मारे गए हैं इनके पास हथियार भी नहीं था, ये ऑपरेशन का हिस्सा भी नहीं थे, इन्होंने गोलियां भी नहीं चलाई। इनके तो बहुत लोगों ने खुलासे किए, इनके अवार्डों के ऊपर तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क हुए। जिन्होंने पत्थर भी नहीं फेंका एक उनको अशोक चक्कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी घरवाली कहने लगी कि मेरा घरवाला कांग्रेस ने मरवाया है, मेरा घरवाला तो साजिश के तहत मारा गया, मेरे घरवाले का बुलेट प्रूफ कहाँ था, मेरे घरवाले का पास हथियार नहीं था। अरे तेरे घर वाले के पास हथियार नहीं था, बुलेट प्रूफ नहीं था, वो तो आईजी था, उसको कौन कहेगा तू बुलेट प्रूफ पहन ले, तू कौन आईजी हथियार लेके चलता, मुझे बता दो कौन सी पुलिस का आईजी हथियार लेके चल रहा है। वो तो किसी प्रोग्राम से थे और टसन लेने के लिए चलो उधर टहलेंगे जाके ताज होटल के वहाँ ऑपरेशन चल रहा है और जो ना चलते नजारा लेंगे, उसका रोल ही नहीं था। जब एनएसजी ने जो दूसरी फोर्सों ने ऑपरेशन को ले लिया अपने हाथ में तो उसका तो काम खत्म हो गया था ऑलरेडी फोर्स का। तो उनको जब अवार्ड दिए ये खुलासा हो उनको दिए, ठीक है दे दिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर उनको तो किसी कोई आधार ही नहीं है। हमारा तो आधार है, हमको क्यों नहीं दिए? जब एक मिशन को हमने खत्म कर दिया, अगर मिशन अधूरा होता तो ये कमांडो सुरेंद्र सिंह मेडल नहीं मांगता। अगर आतंकवादी वहां से भाग गए होते या आतंकवादी बचे रहते या कुछ ऐसी कहानी होती, हमने 100% मिशन को सफल किया। जितने आतंकवादी थे सब आतंकवादियों को मारा और जितने लोग थे उन सब लोगों को वहां से जिंदा रेस्क्यू किया। अच्छा कमांडो साहब, एक बात बताइए, हमारे देश में जो फिल्म निर्माता हैं वो रियल इवेंट्स पर मूवी बनाते हैं। जितने भी हमारे देश के युद्ध हुए पाकिस्तान से या चाइना से, सबको लेकर उन्होंने मूवीज़ बनाई। ठीक वैसे ही मूवी 26/11 को लेकर भी कई डायरेक्टर्स ने बनाई और उसमें देशभक्ति का जज्बा दिखाया जाता है, किस तरह से कमांडोज ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की बलि देने से वो नहीं चूके, लोगों की उन्होंने जान बचाई, उनको जीवन दान दिया। तो जितनी भी फिल्म 26/11 को लेकर बनी, क्या आप सभी फिल्मों से संतुष्ट हैं? वाकई सच्चाई के करीब वो मूवीज थी या उनमें सिर्फ एंटरटेनमेंट दिखाया गया? नहीं, वो जो मूवी बनाई है वो मूवी झूठ मूवी है। मैंने तो 1-2 को स्टे लेकर रुकवा दिया था। अभी पीछे वो जो मेजर फिल्म आई उसको भी रुकी रही साल भर तक और वो मुझे कहते रहे ये सारी बनावटी बातें हैं, जो सही स्टोरी हो तो हम बताएंगे। कई कह रहे होटल के अरे होटल में काम करने वाले ने उसने बहादुरी कर दी। अरे उसने काहे की बहादुरी कर दी? एक भी होटल का कर्मचारी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं था। एक बंदा बोला मैं बताता हूँ रास्ता, चलो अंदर बुलाया हमने, बीच एक गाइड भेजो। उन्होंने देखा था लाशें देखी तो बोला जी मैं तो देख ही नहीं सकता हूँ, सही मायने में नहीं देख सकता। सिविलियन आदमी इतनी लाशें, इतना खून खराबा। तो कहा भाई हम छोड़ने नहीं जाए, बोले मैं खुद ही निकल जाऊंगा यहाँ से। तो ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, किसी किसी के नाम उठा कर ला रहे हैं। जो लोग जो ना टेबलों के नीचे घुसे पड़े थे उनको निकाला वहां से, वो स्टोरियां बता रहे हैं, बहादुरी बता रहे हैं। अरे बहादुरी पूछनी है, लड़ाई पूछनी है तो हमारे जैसा आदमी बताएगा उसने कैसे। अच्छा, आप लोगों से बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने कोई बात नहीं करी फिल्म बनाने से पहले? कोई बात नहीं करी किसी तरीके की। बाद में बात करने के लिए कईयों बार आए, आपका भी रोल दे देते हैं, आप भी बताओ, आप पैसे, हमने पैसे के लिए काम नहीं करते। हम पैसे के लिए काम करते तो कहीं बिजनेस करते, पैसे के लिए काम करते तो 2-2 बार एमएलए बन गए, यहीं कोठी बंगले गाड़ लेते। आज अपना ना कोई घर है, ना मकान है, ना कोई प्लॉट, ना दुकान, कुछ नहीं है। ईमानदारी से फौज की पेंशन लेते, लोगों के टैक्स के पैसे से पेंशन मिलती है। 100% ईमानदारी के साथ उसको निभाता हूँ मैं। और तो जो कुछ तो सच्चाई दिखाओ इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें बदली करी उन्होंने। कहा फिर जज साहब मुझे कहने लगी इनको बहुत पैसा लगा है, आप एक बार फिल्म देख लेना, फिर भी कोई कमी रखे तो चेंज कर लेंगे। लेकिन कमांडो साहब, जब भी कोई देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म बनती है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं, डायरेक्टर को सलाम करते हैं। लेकिन आज आपने जो फैक्ट बताया कि फैक्ट्स मिसिंग होते हैं उसमें, तो फिर लोग कैसे विश्वास करें उन मूवीज़ पर?
बिल्कुल, इसमें तो 100% ही झूठ है। इनमें तो वो जो बातें बता रहे हैं, एक बंदा जिनका कोई लेना देना नहीं, उनका आप बातें कर रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां कर रहे हैं। तो वहाँ जो घटनाएं हुई हैं उसको आप अगर 60% भी सही दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पर जो है ना 80% झूठ दिखाते हैं, 20% 5% बातें, वो तो घटना घटी है तो उसे दिखाना है, गोली चली है तो गोलियां चला रहे। पर सही मायने में कितने कठिनाई में लोग वहाँ से निकले हैं, किस तरीके से रेस्क्यू किया, किस तरीके से जो बहादुरी का गुणगान करते हैं यहाँ आके, उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है अंदर। एनएसजी की थोड़ी ट्रेनिंग के बारे में बताओ, क्योंकि आपने जो अपनी आंखों से देखा, आतंकवादियों से लोहा लिया, कई बार सिचुएशन ऐसी थी कि आपको पता नहीं था कि भैया कौन सा अपना आदमी है, कौन आतंकवादी है। तो इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती है। थोड़ी जो सबसे कठिन ट्रेनिंग आपको लगी एनएसजी की, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। क्योंकि एनएसजी की जो ट्रेनिंग है ना वो बहुत हार्ड है। पहली बात तो वहाँ से छट के बंदे आते हैं, 30 साल के कम की उम्र के होते हैं और कम से कम 5 साल से ज़्यादा नौकरी होनी चाहिए। और सब जगह से नहीं आता, कैसे कोई भी चल के आ गया। जो अच्छी यूनिटें हैं, अच्छी रेजिमेंट है, पैरा कमांडो है और इन्फेंट्री की यूनिट है, उन्हीं में से बंदे आते हैं। और वो बंदे आने के बाद मान लो 500 बंदे, 1000 बंदे आए तो सबसे पहले साइकोलॉजी के टेस्ट होते हैं, फिर और फिजिकल टेस्ट होते हैं सारे के सारे। वहाँ यूनिट में भी अच्छे टेस्ट पास करके आते हैं। 500 आदमी की ट्रेनिंग स्टार्ट होती, बाकी चले जाते हैं। कुछ वैसे चले जाते हैं जब रोल का पता चलता क्या रोल है यहाँ पे, कई वैसे आ जाते हैं। उसके बाद फिर ट्रेनिंग में चोट लग के किसी की डेथ भी हो जाती है, बहुत सारे लोग वापस चले जाते हैं। 100-125 बंदे पार करते हैं ट्रेनिंग। 100-125 बंदों में से 25 से 30 बंदे जो है ना 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप, 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप बन जाते हैं। 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप का प्राइमरी टास्क है एंटी टेररिस्ट और सेकेंडरी टास्क है एंटी एयर हाईजैकिंग। और 52 एसएजी का टास्क है प्राइमरी एयर हाईजैकिंग और सेकेंडरी एंटी टेररिस्ट। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। वो ज़्यादा उसके लिए तैयारी करते रहते हैं, हम ज़्यादा एंटी टेररिस्ट के लिए ज़्यादा तैयारी, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ज़्यादा तैयारी करते रहते हैं। अब वो जब यहाँ आने की बात आती है तो यहाँ आने के नाम से भी बहुत सारे लोग कतराते हैं, क्योंकि असली तो लड़ाई इन्होंने लड़नी। बाकी जो जाते हैं वो ट्रेनिंग में चले जाते हैं और बाकी और जगह एडम ड्यूटी वगैरह के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। बाकी वाले की नहीं होती, बाकी तो चले जाते हैं इधर उधर जिन्ना काम में लग जाते हैं नॉर्मल। यहाँ पे फिर ट्रेनिंग शुरू होती है दोनों में। कम से कम 2-3 महीने की ट्रेनिंग और चलती है। वो जो 3 महीने की ट्रेनिंग चलती है वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। दिन रात अंधेरा चांदना कुछ नहीं है उसमें, घोड़े की तरह दौड़ाते रहते। 40-40 किलोमीटर के टेस्ट होते हैं दौड़ के, और 28-28 32-32 kg वजन होता है कमर के ऊपर। एक बार आपको ट्रेनिंग में हल्की सी भी चोट लगी तो आपकी ठीक नहीं होगी, फिर आपको वापस ही जाना था, वो दर्द बढ़ता चला जाएगा आपका। एक बार आपको हल्का कट लग गया, कहीं जख्म हो गया तो वो ठीक नहीं होगा धीरे से। और तो वो लगातार अपने आप को बचाते हुए चोट ना लगे उस तरीके से ट्रेनिंग करनी रहती है। तो उसमें ऐसी ट्रेनिंग कराते हैं जो नॉर्मल जवान के लिए संभव नहीं है, सोच भी नहीं सकता। आप हेलीकॉप्टर को लटका दिए और हेलीकॉप्टर आपको हवा में उड़ा के घूम रहा है, आप पतली सी रस्सी से लटके हुए, रस्सी तो मजबूत होती खैर, पर रस्सी से तो लटक रहे हैं ना, भय तो बहुत होता है ना। और बार बार उन चीज़ों से दोहरा के, तो ट्रेनिंग से एक आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो आत्मविश्वास से ही लड़ाई जीती जाती है। इसलिए तो एनएसजी के बारे में कमांडो साहब कहा जाता है कि जब एनएसजी कमांडो निकलते हैं तो सर पर कफन बांध कर निकलते हैं। और जो आपने बताया वाकई कि जो आप लड़ाई लड़ते हैं वो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ते हैं, बाकी जो फोर्स है वो डिफेंसिव लड़ाई लड़ती है अपने आप को बचाकर। आप लोग सीधा घुस जाते हैं, गोली या तो आप आतंकवादियों में मारते हैं, दुश्मनों में, या फिर गोली आपको लगती है। अच्छा चलिए, 26/11 की बात तो काफ़ी हुई, आपने बहुत बड़ी चीज़ें बताई, कई आपने अपने एक्सपीरियंस बताए। अब बात करते हैं कारगिल की। कारगिल की लड़ाई भी बहुत टफ थी, दुश्मन ऊपर था और आप नीचे से लड़ रहे थे। और जहाँ तक टाइगर हिल्स की बात है, तो जो मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आप योगेंद्र यादव की टीम में थे, और जब आप टाइगर हिल्स पर पहुंचे तो किस तरह से युद्ध शुरू हो रहा था, थोड़ा दर्शकों को बताएं इसके बारे में। जो योगेंद्र यादव जी है, हम एक रेजिमेंट में थे। जो वो वाली टीम थी, उस टीम का हिस्सा नहीं था मैं पार्ट, पर रेजिमेंट का हिस्सा था। वो भी ग्रेनेडियर में ही, हम भी ग्रेनेडियर में। तो पहले जो युद्ध हुए ना पूर्व में, उसमें क्या है, मान लो ग्रेनेडियर ने लड़ाई लड़ी तो बहुत लोग जख्मी हो जाते हैं। जब लड़ाई होती है कैजुअल्टी बहुत हो जाती है, तो दूसरी यूनिट उसको जगह लेती, टेक ओवर करती है। अब जो टेक ओवर करती है तो वो अपना झंडा फहरा देती थी, अब ये लड़ाई तो फलानी रेजिमेंट ने जीती है और रेजिमेंट दूसरी जीती होती है। तो
अब की बार उस लड़ाई में क्या किया था, जो रेजिमेंट लड़ाई लड़ेगी उसका रिफोर्समेंट भी उसी की रेजिमेंट करेगी। मतलब ग्रेनेडियर लड़ी थी ग्रेनेडियर, जाट लड़ी जाट, तो 4 पलटन ग्रेनेडियर की थी वहां पर, 22 ग्रेनेडियर, 16 ग्रेनेडियर, 18 ग्रेनेडियर और सेकंड ग्रेनेडियर। और ऐसे ही राजरीप की पलटन थी वहां पे, और ऐसे ही जाट रेजिमेंट की बटालियन थी। तो जो वहाँ लड़ाई लड़ी जाती थी वहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ी है। मैं पीछे से जाता हूँ, हम नई रिक्रूट थे, हमारी 2-3 साल नौकरी थी, तो हम जयपुर में पोस्टिंग थे। जयपुर से हम लोगों को लोंगे वाला, सादे वाला, तनोट राय वाला, वो क्षेत्र हमारी रेजिमेंट जो भी जयपुर रहती परमानेंट लोकेशन है, वो वहीं लड़ाई लड़ेगी। तो वहाँ थे, वहाँ से हम लोग उस बाई रोड भेजा गया। वहाँ पे बाई रोड हम गए, यहाँ से होते हुए जयपुर, झज्जर, जयपुर से बाय रोड गए, कश्मीर गए? बाई रोड झज्जर होते हुए, और जो है ना पठानकोट में फिर हमने गाड़ियाँ चेंज करी। वहाँ हिल एरिया के ड्राइवर अलग होते हैं, यहाँ के अलग होते हैं। लोगों ने बहुत स्वागत करा, जगह जगह बहनें राखियाँ बांध रही थी, इतना जोश जुनून और जज्बा। मतलब आदमी जो कई बातें हैं, जैसे वो किसी को तैयार करते हैं, हम तो लड़ाई में भी ढोल बजते हैं, आप देखते हो बैंड बजता है, लड़ाई जब होती है तो पूरा जवान का मोरल डाउन ना हो, पूरे जोश के साथ मामला होता है। तो वो उस तरीके से जगह जगह लोगों ने स्वागत किए। और हम लोगों को ऐसा था कि कितनी जल्दी पहुंचे, मतलब होता है ना कितनी जल्दी वहाँ पहुंचे। वहाँ पहुंचने के बाद वहाँ लड़ाई शुरू करी। अब वहाँ जब जाते तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ बहुत हाइट पर चला जाता मामला। और उसके बाद भी वहाँ से भी आप चलोगे दरास में जाने के बाद भी, दरास वर्ल्ड सेकंड कूल प्लेस जगह है, वहीं वो टाइगर हिल की लड़ाई थी। उस लड़ाई के अंदर जब ऊपर हम जो लोग चढ़ रहे हैं, तो ऊपर से अगर पत्थर भी कोई फेंक रहा है तो वो गोली से भी ज़्यादा मार कर रहा। पहली बात, आप इतना बड़ा पत्थर फेंक दो, नीचे तक आते हो तो क्या 100 तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, 1000 टुकड़े और नीचे लेके आ जाएगा वो। और वो ऐसे पड़ 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 आके पड़ते हैं। एक बार थोड़ा सा पत्थर गुड़ा दो पहाड़ी के ऊपर से, तो घनी सारी पहाड़ी गुड़ के आ जाती है नीचे। ऑक्सीजन, सांस जमा जमा के धीरे धीरे चढ़ना, सर्दी, वो इक्विपमेंट नहीं था, ठीक है। जूतों के तलवे तक फट गए, पट्टी बांध बांध के जूतों के तलवों को जो ना हम चढ़ाई कर रहे थे, पैंट फट गई घुटनों से, पीछे से, ठीक है। बैठ बैठ के पत्थर पर बैठोगे तो बार बार रगड़ा लगेगा, कहीं से लगोगे तो पत्थर से कट जाएगा। ऐसा ही वो कपड़ा जैसा सरकारी होता है, आप लोगों को सबको पता है, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, हर चीज़ में से जो ना कफन में भी जो ना गड़बड़ करती थी। तो उस तरीके से जो चढ़ाई चढ़ी लड़ी, वो जो लड़ाई लड़ीगी टाइगर हिल की, जो योगेंद्र यादव ने लड़ी, वो बहुत टफ लड़ाई थी। और इन सब लोगों ने, हमारे सारे लोग वहाँ पे कैजुअलिटी हमको बहुत बड़ी उठानी पड़ी। ये भी योगेंद्र यादव भी ये समझो कि ये भी एक लाश समझ के उठा के इसको लेके आए, और उसके बाद में जीवन दान मिला। तो बहुत बहादुरी के साथ इन्होंने लड़ाई ली। उसके बाद हमने जो आगे लड़ाई ली, हमने 52-40 के ऊपर लड़ाई लड़ी, वो इससे भी टफ लड़ाई थी। और उसके सामने ही ऊपर पोस्ट 53 पाकिस्तान पे पास रहेगा, उसको भी हमने कब्जे पे लेना। सबसे ऊंची पहाड़ी वही पड़ती है आज के टाइम में, वो आगे और जाके। अब वहाँ उस पहाड़ी तक पहुँचने में हमको 2 दिन लगते हैं पैदल में। 51-40 की लड़ाई लड़ी, तो महीनों चली वो लड़ाई, एक दिन नहीं था। बम जब आते थे तो ऐसा महसूस होने लगा कि अब ये गिरेगा या आगे जाएगा, मतलब आवाज़ है कि जा रहा आ रहा। और शुरू में जो सीनियर लोग थे, पुराने लोग थे आपकी तरह, वो समझाते थे नए नए रंगरूटों को तो जोश होता है, लड़ाई का तो ज्ञान होता, इधर बंदर की तरह कभी इधर कूदे, इधर नाचे, ठीक है ना। अब नाचने कूदने से तो लड़ाई नहीं होती, लड़ाई तो तरीके से भाई फौज में पोजीशन लेके और तरीके से धीरे धीरे होगी। ये तो नहीं एकदम सबको हम ही जाके मार लेंगे। पर शुरू में नए नए बच्चों को तो ऐसे ही होता है। और हमारा बैच भी बड़ा था, हम काफ़ी नए आए हुए थे उस टाइम, जितने भी लोग थे, मैं 1-2-3 साल नौकरी वाले, उस समय भर्तियाँ भी बहुत खुली थी। और तो फिर जाते जाते चलते चलते ऐसी रसद मिल रही थी पीछे से, सामान भी ऐसा ही आ रहा था, कोई व्यवस्था। पर धीरे 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 मामला मुकाम तक पहुंचता गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री जो है ना हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने जो निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया, बहुत तगड़ा जो है ना दबाव पाकिस्तान के ऊपर बना के रखा। बाकी मोर्चों के ऊपर फौज अलर्ट रही, पाकिस्तान को ये भी भय रखा कि हम सारा मोर्चा खोल देंगे तो जो है आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए पाकिस्तान भी वहाँ पूरा दबाव नहीं बना पाया। बाकी बॉर्डर के ऊपर लगा भाई पूरा प्रेशर आया, और एक लिमिटेड लड़ाई गई। वो 2 ही जिलों के अंदर लड़ाई लड़ी गई थी, मतलब डिस्ट्रिक्ट कारगिल है और जो है ना द्रास, गुमरी, उस एरिया के अंदर मस्को घाटी, ये यहाँ तक लड़ाई थी। तो इतना कठिनाई झेलनी पड़ी कि एक तो सर्दी की लड़ाई, हम लोगों को सर्दी भी बर्फीली, पहाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा, चढ़ाई ऊंची, दुर्गम रास्ता, कोई नहाना न धोना न कोई मतलब नहीं, महीनों तक। अच्छा सुरेंद्र भाई, मैंने ये भी पढ़ा था कि आपके सामने चुनौती ये भी थी कि जो पाकिस्तानी थे वो इंडिया, जो भारतीय सेना थी उसमें मिल गए थे,
तो आपने कैसे आइडेंटिफाई इनको किया कि भैया पाकिस्तानी हैं? क्या आपका भी किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हुआ जो पाकिस्तानी था और उसने कहा कि मैं भारतीय हूँ? नहीं, हमारी टीम के साथ कोई सामना नहीं हुआ। और बहुत सारे थे वो वर्दी बदल रहे थे, जैसे इंडिया वाले बंदे थे हमारे जो कैजुअलिटी हुए उनके कपड़े उठा ले गए, उनकी वर्दी पहन ली, तो वो एक कन्फ्यूजिंग था। और वो एक्चुअली फौजी थी वहाँ की। आतंकवादी तो नाम ले रहे हैं कि हम हमारे नहीं है, ऐसे आगे वैसे। वो तो डिफेंस, उन्होंने बहुत दिन से डिफेंस ले रखा था वहाँ। उन्होंने मोर्चे बना रखे थे, पक्के मोर्चे थे, उनमें अम्युनिशन था, रह रहे थे, खाने का साल भर का सामान रखा हुआ था वहाँ। तो 6 महीने 8 महीने तो रास्ता बंद ही हो जाता, कुछ नहीं इधर उधर होता। हम भी उस लड़ाई के बाद वहाँ फंसे रहे हैं लंबे टाइम तक। वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। इस लड़ाई जब लड़ने के बाद जो है ना, बहुत सारे लोगों को समझौता होने के बाद छुट्टी भेज दिया। जो हम लोग थे तो हमको ऊपर पोस्टों में थे तो ऊपर ही रोक दिया कि भाई नीचे से छुट्टी काट के आ जाए, कई महीने हो गए, लोग जो नए छुट्टी काट के वो आप लोगों को बदल दें। तो उस साल बर्फ़ इतनी गिर गई कि पहले ही दीपावली पे ही बर्फ़ गिर गई, कोई करीब 60-60 फुट बर्फ़। तो जो जहाँ वही मूवमेंट हो गया। हमारे पास कोई राशन पानी जो चढ़ा था वही चढ़ा, बाकी नहीं। और राशन पानी चढ़ाने का भी रास्ते तो थे नहीं। आधा रास्ता गुमरी तक पड़ता, गुमरी तक तो रास्ता बना लिया था, वहाँ तक तो गाड़ी चली जाती थी, घोड़े गाड़ों से रास्ता चला जाता था। और उसके बाद जो है बेस बनाया, वो सेंडो जगह एक सेंडो बेस बना, सेंडो तक चला जाता था सामान। सेंडो पर जाने के बाद तो पैदल जाना पड़ता था, ऊपर से हम उतर के आते पैदल पैदल पगडंडियों से, ठीक है। और नीचे से एक पार्टी जाती तो बीच में हमारा मिलाप होता, वहाँ से हम उनसे सामान तेल लेते, फिर हम वापस चले जाते और वो नीचे थे। तो इस प्रक्रिया में पूरा दिन हम अंधेरा पहुँचते, सुबेरे अंधेरे में निकलते नीचे आने के लिए और शाम को अंधेरा पड़ते। मतलब इतना रास्ता था कि आदमी यहाँ से चले पैदल का तो रात को वहाँ पर पहुँचे। तो रोजाना का यही था मामला। तो फिर वो बर्फ़ गिरने के बाद तो सब चीज़ें बंद होगी, ना कोई टेलीफोन है, ना कोई चिट्ठी आना, ना कोई पत्री आना, ना उस पर कोई हेलीकॉप्टर, ना कोई चिड़िया, ना कबूतर। 14 महीने बाद हम पोस्ट से उतरे। हम लोगों को रक्षा मंत्री लेने के लिए गए थे, हमारे बड़े बड़े अफसर गए थे। 14 महीने तक घर वालों को भी ये लगा लो कोई वो नहीं था, वो नीचे से चिट्ठी लिख के भेज देते थे, ठीक है। घर से चिट्ठी चली जाती थी कि हम भी ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया रही। पाकिस्तान वाले हमारे नज़दीकी सामने पोस्ट है, एक हवा के रास्ते से 50 मीटर 20 मीटर आवाज़ मारे तो सुनाई दे, और थोड़ा सा भी दिखे तो फायरिंग खुल जाए। वहाँ तो फायरिंग लगातार चलती रहती थी, थोड़ा दिख जाए कोई तो उधर वो भी लगातार भय, बर्फ़ में भी भैया पोस्ट पर अटैक ना कर दे आके। उनको भी हमारा भय रहता कि हम उनके पोस्ट पर जाकर अटैक उनको ना कर दे। होती रहती है बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि वो तो LC है, जिसका कब्जा उसी का ज़मीन रहती है। तो वहाँ ऐसा नरक, ना कोई ढाडी बनाना, ना कोई पानी, ना कोई पीना, ना कोई, मतलब ये लगा लो कि किसी भी तरीके का जो नरक वाले की तरह लगा लो, काला रंग हो गया सब लोगों का। तो जब उतर के आए तो बड़ा रक्षा मंत्री ने उन्होंने स्वागत किया। जब पहुँचे तो बड़ी लंबी कहानी रही है। अच्छा कमांडो साहब, आपने देश के दुश्मनों का तो भरपूर इलाज किया, लेकिन आजकल राजनीतिक दुश्मनों का क्या हाल है? आपके कौन है आपके राजनीतिक दुश्मन, और उनको टारगेट पर कैसे लेंगे? राजनीति में आने के बाद में सही मायने में तो देखा जाओ, पुराने टाइम में तो एक समाज सेवा थी, लोगों की सेवा भाव के मन से जो ना काम करने के लिए लोग आते हैं। परंतु आज मैं देख रहा हूँ, अब इस 5 7 10 साल के अंदर अंदर इसके अंदर जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो लोग बिजनेस पर्पज वाले लोग राजनीति के अंदर घुस गए हैं। जो लोग 5 साल तक जो सेवा करते हैं, जो 10-10 साल 15-15 साल से जो सेवा कर रहे हैं, जो दुख तकलीफ में खड़े रहते हैं, जब चुनाव आता तो वो लोग गायब हो जाते हैं। और जो ऐसे जो बिजनेसमैन वो अंधाधुंध चकाचौंध कर देते हैं, जो कोई एरिया में देखने भी आता तो उसको वो चकाचौंध ही दिखती है। तो वो ऐसे जो बिजनेसमैन है, जो वो समाज के लिए भी घातक है, देश के लिए भी घातक है। और क्योंकि उनको तो सिर्फ उनका एक पर्पज के लिए आए, जो अन्ना हजारे जी कहते थे, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। लेकिन 2 बार आप आम आदमी पार्टी के MLA रहे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 2 साल तक आपने कैसे सरवाइव किया? 2 साल में दो टर्म में समझ में नहीं आया आपकी कि भाई केजरीवाल बिजनेसमैन है? नहीं, मेरी समझ में आ गया केजरीवाल बिजनेसमैन है। और जो है ना 2018-19 के अंदर ही मैंने उनको बोल दिया था कि भाई मैं जो है ना, मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, मैं अभी मुझे बेशक भलाई छोड़ देना। जो आदमी सर्जिकल स्ट्राइक, जो देश की एकता अखंडता के लिए, जो अपने प्राणों की न्यौछावर करने के लिए जो कमांडो पाकिस्तान के अंदर घुस के और उनके ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया अपनी जान पर खेल के, और वहाँ आतंकवादियों को मारा, और पूरी दुनिया जो है ना उनकी जय जयकार कर रही है, देश जय जयकार कर रहा है। और जो ना कांग्रेस पार्टी और जो ना अरविंद केजरीवाल जो ना सैनिकों से सबूत मांगने की बात करता है। अरे सैनिक सबूत कहाँ से लेके आए? वो लड़ाई के अंदर गोलियां चलाएं, कैमरा लेके वीडियो बनाए,
ऐसे निकम्मे आदमी को मैं उसी दिन मेरे उनके दो रास्ते हो गए थे जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर आम आदमी पार्टी वाले इन लोगों ने क्वेश्चन किए और मैंने इनको लाख मना करा। मैंने इनको बताया भी अब भाई ये चीज़ें कहने की नहीं होती है। देश का जवान लड़ाई लड़ी है मैंने, मैं कोई वैसा फौजी नहीं हूँ। अगर मैं कोई दूसरी ऐसी फौज में था, मेरा काम ही लड़ाई लड़ने का था। अरे भाई एक आम नागरिक भी जानता है भैया जो फौजी लड़ाई लड़ रहा है वो कैमरा लेकर फोटो खींचेगा। अच्छा कमांडर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। ऑपरेशन पराक्रम के बाद ऑपरेशन लोटस, क्या लगता है कि आपको अब सफलता कैसे मिलेगी? क्या जो ऑपरेशन लोटस के आला कमान है वो समझेंगे आपकी भावनाओं को, आपके हाथ में देंगे ऑपरेशन लोटस? आज जो ना देश का प्रधानमंत्री जो है ना और देश का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इतने जो है ना जज्बे और जुनून के साथ है पूरी टीम। और मैं तो प्रधानमंत्री जी के जो नरेंद्र मोदी जी के जज्बे को और उसको देख के प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जब दो देशों की लड़ाई हो रही है, रशिया यूक्रेन की, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब बोलता है अगर मेरे देश के अगर किसी बेटा बेटी को अगर गोली लगी या खरोच भी लगी तो मैं समझूंगा हिंदुस्तान के ऊपर हमला है। दो देशों का युद्ध रुक जाता है, कितनी बड़ी बात है। आप पड़ोसी लड़ रहा है उसको रोक नहीं सकते एक मिनट के लिए। जब देश के प्रधानमंत्री के लोग पैर छूते हैं, दूसरे देश का प्रधानमंत्री कहता है मेरे लिए ये भगवान है, इसने संजीवनी बूटी भेजी मेरे लिए। जब देश का गृह मंत्री धारा 370 को हटा देता तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या होगी। जब देश के अंदर चौतरफा विकास हो रहा, जब हिंदुस्तान के अंदर कोई एक हथियार नहीं बनाती थी पुराने टाइम में, आज हिंदुस्तान दूसरे देशों को हथियार बेचने का काम करता है। आज जो चांद के ऊपर देश को पहुंचा दिया। आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाता था, अमेरिका का राष्ट्रपति और उसकी वाइफ एक तरफ काख में हाथ वो देती है, एक में वो काख में हाथ देता, व्हाइट हाउस में लेके जाते हैं। और एक टाइम ऐसा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कोने में खड़ा कर देते थे, तलाशी ले लेकर पगड़ी तक रुकवा देते थे। तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री, ऐसे बहादुर जो देशभक्ति से ओतप्रोत है पूरी टीम, वो ऐसे देशभक्त कमांडो सुरेंद्र सिंह का काम उनकी समझ में अच्छे से आ रखा है। उनको पता है अब 26/11 में लड़ने वाला कमांडो जो यहाँ कांग्रेस की जो ना, जब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला गया तब उसमें भी मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो ना नंबर 1 का सिपाही रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने अपनी बात को रखा और जो ना हर बात मेरी सच्चाई निकली। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब मैंने बताया कि मैं 2 दिन का मेरा बेटा था, मैं जब लड़ने गया ताज होटल के ऊपर, और आज जो ना कसाब के ऊपर 54 करोड़ रुपए खर्चे हैं कांग्रेस ने, जिसने 166 लोगों को मारा, और मैंने 627 आदमी को जिंदा बता, 2 आतंकवादियों को मारा। आज मुझे 19 महीने हो गए, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मेरे बच्चे रोटी रोटी के लिए मोहताज हो रखे हैं। और कांग्रेस मुझे ना तो 1 रुपया पेंशन दे रही है, ना मेरा इलाज करा रही है, ना मुझे कहीं से दवाई मिल रही है। और मुझे 14 साल 3 महीने की नौकरी के अंदर इन्होंने मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। इन सब चीज़ों से प्रूव होता है, जहाँ मुझे गैलेंट्री अवार्ड देना चाहिए था, जहाँ मुझे जगह जगह सम्मान करना चाहिए था, उसकी जगह मुझे जब आवाज़ उठी तो मुझे नौकरी से आउट कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उस हमले में कांग्रेस मिली हुई थी। और मैं ही नहीं, बहुत सारे जजों ने बोला है, बहुत सारे अधिकारियों ने बोला है, अगर वो हमला करवाया वो हमला था। तो दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, जब हमारा उसको पकड़ा वहां अभिनव को, जब पाकिस्तान के अंदर हमारा जहाज गिरा, तो जब पाकिस्तान जब उसको छोड़ नहीं रहा था तो अमेरिका ने बोला कि अब वो हिंदुस्तान नहीं है, अब नरेंद्र भाई मोदी का हिंदुस्तान है, और ये हिंदुस्तान तुमको निस्ते नाबूद कर देगा, नहीं तो इस हिंदुस्तान के शेर को अभी का भी छोड़ दो। तो ऐसे प्रधानमंत्री के साथ, और आज जो ना जिस तरीके से पाकिस्तान को कटोरा हाथ में दे दिया, वो विदेश नीति जो ना हमारी जो काम कर रही है, तो हिंदुस्तान का जो परचम फहरा रखा है, ऐसे वीर योद्धा, ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे कभी कभी मिलते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, देश का प्रधानमंत्री पूरे देश को अपना परिवार मानता है। देश का मुख्यमंत्री यूपी का जो है ना अपने पूरा देश को अपना मानता है। हमारे माननीय मंत्री खट्टर साहब जो ना देश को मान, इनके अपने तो बच्चे नहीं है। कितने लोग हैं ये जो ऐसे करे, जो हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी की लड़ाई लड़ रहा है, अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, ओम प्रकाश चौटाला अपने बच्चों की लड़ रहा है, बादल अपनों की लड़ रहा है, मुलायम सिंह अपने की लड़ता लड़ता चला गया, लालू प्रसाद अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, अगर ये योद्धा हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके साथ खड़े हो जाओ, और जो है ना भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाओ। अगर अपने बच्चों की लड़ाई लड़नी है और इनके बच्चों की लड़ाई लड़नी है, इनकी दो तो पता नहीं कोई पप्पू चप्पू इनकी चक्कर में पड़ना है, तो फिर जनता पड़ी रहेगी। चलिए कमांडर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अनकट विद अनुराग में समय देने के लिए। और आपने देश की जनता के सामने वो तथ्य रखे जो शायद उनको फिल्मों के माध्यम से नहीं पता थे। तो दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं। मैं उनको हमेशा जवाब देता हूं कि मुझे जो देशभक्ति के ऊपर फिल्म बनती हैं,
जो हमारे देश की जो जो कमांडो हैं, सेना है, जब वो ऑपरेशन करती है, उस तरह की मूवीज़ मुझे बहुत पसंद हैं। लेकिन उन मूवीज़ से ज़्यादा मुझे आज एनएसजी के पूर्व कमांडो सुरेंद्र सिंह से बात करके बहुत मजा आया, और जो उनके एक्सपीरियंस थे और जो उन्होंने बताया कि जो ऑपरेशन पराक्रम में इन्होंने कैसे कैसे आतंकवादियों के दांत खट्टे किए, कैसे कैसे ये मौत के मुंह में जाने से बचे, तो उससे मैं पूरी तरह से रोमांच से भर गया। और कई साल हो गए हैं 26/11 के हमले को। उस हमले में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा सेना के जो पुलिस के लोग मारे गए थे, 2 कमांडो भी, जैसा सुरेंद्र भाई ने बताया, 2 कमांडो भी मारे गए थे। लेकिन आज इतने साल बीतने के बावजूद जो जख्म है 26/11 के, वो अभी तक भरे नहीं हैं। और उन लोगों के मन में आज भी वो टीस है जिनके परिजन बेमौत इस हमले में मारे गए थे। लेकिन वो परिवार भी ऋणी हैं सुरेंद्र भाई जैसे कमांडोज के, जिनके जीवन में ये देवदूत बनकर आए। तो दोस्तों, आज के अनकट विद अनुराग में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। खाने का और बताते हैं एक छोटी सी लाइन। तो कई लोग डाउट करते हैं आप लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं। तो मैं देश के सब युवाओं को बताना चाहता हूँ, हर देश का नागरिक, हर युवा देशभक्त है, हर आदमी फिट एंड फोर है। और कई लोग आते हैं और टीवी पर लोगों को बरगलाते हैं, हम शीशा खा जाते हैं, हम लोहा खा जाते हैं, हम नाग को खा लेते हैं, हम गवेरा खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं खाते। हमको बहुत पौष्टिक आहार दिया जाता है, शुद्ध शाकाहारी आहार दिया जाता है। मीट मट्ठी खाने वाले को कोई परहेज नहीं है, मिलता है। अच्छा राशन खाते हैं। लोगों को भ्रम में कई जगह मुझे पकड़ पकड़ के पूछते कि आप शीशा खा लेते हो। अरे मैं कहा भाई शीशा खा लेते, कोई मैं मशीन तो हूँ नहीं। बोले एक कमांडो कह रहा था कि हम तो शीशा खा लेते हैं। और वो ऐसे जो कहते हैं वो ढंग की रोटी नहीं खाते होंगे, अगर ढंग की रोटी खा लेंगे तो वो नहीं रुकेंगी। तो हम भी ऐसा ही खाना खाते, पर ये सब ट्रेनिंग से और साहस से, आप लोगों के आत्मविश्वास से, आप लोगों के प्यार की वजह से देश के लोगों के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। हम जज्बे के साथ लड़ाई लड़ते हैं और ट्रेनिंग और विश्वास से लड़ाई लड़ी जाती है। ना कोई शीशा खाते हैं, ना कोई नाक खाते हैं, ना कोई सांप खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं और सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। धन्यवाद सुंदर भाई। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।